एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं अब हमारे जो सिलेबस, जो कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, इंफॉर्मेशन दी थी कि हम अपना इनकम टैक्स का सिलेबस 2025 का जो नया सिलेबस आया उनके लिए है, ठीक है। और जो 2026 में एग्जाम कंडक्ट होंगे वो उनके लिए, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स अभी आई है, एक मतलब अभी नहीं, जो पीछे आई थी, जो बजट पास हुआ था हमारा 1/2/25 को, वो बजट के हिसाब से जो भी अमेंडमेंट्स हुई है और जो भी हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा दिसंबर 2025 के अंदर, ठीक है, जून 2026 के अंदर, और इवन जून 2000 सॉरी दिसंबर 2026 के अंदर, इन सभी ईयर्स के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। नया सिलेबस है, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि किन किन सिलेबस के अंदर क्या कुछ मेंशन है, वो सिलेबस मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो देखो, ये एक और बात एश्योरिटी मैं आपको देती हूँ, जितने बच्चे इस चैनल पर नए आ रहे हैं ना, या फिर इस वीडियो के ऊपर नया आ रहा है, उनको मैं एश्योरिटी देती हूँ, इनकम टैक्स जिस तरीके से आप सभी बच्चों को मुश्किल लगता है ना, इनको देखने के बाद नहीं लगेगा। आप ये एश्योरिटी है, प्लीज इसको फोकस से देखना है, बड़े ध्यान से समझना है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और हम एडवांस लेवल तक चलेंगे। आपके जितने भी 14-15 चैप्टर्स है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, और फिर इसी तरीके से 14-15 चैप्टर है हमारे सेकंड सेमेस्टर के अंदर। कंप्लीट सिलेबस होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है ये वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देखना और अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, दैट्स इट। ओके, स्टार्ट करें। अब देखो, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है, टैक्स को पहले समझते हैं। इनकम तो हमें सबको पता है कि जो हम कमा रहे हैं। भाई टैक्स, ये सब्जेक्ट आने के पीछे लॉजिक क्या है, और टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है भाई सरकार के द्वारा, क्यों लगाया जाता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है, उसे उसे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमें भी होती है। वो पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों होती है भाई? कहीं से तो वो पैसा कलेक्ट करेगी और कहीं पर वो पैसा क्या करेगी, स्पेंड करेगी। भाई ऐसा क्यों है मैम? अब आप ये सोचिए जरा, आपके मार्केट के अंदर आप जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, क्या आपको रोड की सर्विस दी जा रही है? क्या आपको फ्लाईओवर की सर्विस दी जा रही है? क्या आपको हॉस्पिटल की सर्विस दी जा रही है? क्या आपको जो कॉलेजेस है उसकी सर्विस दी जा रही है? क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस दी जा रही है, नहीं दी जा रही? ट्रांसपोर्टेशन की दी जा रही है, नहीं दी जा रही? कहने का मतलब जितनी भी आपको सरकारी सुविधाएं मिलती है, वो सुविधाएं कैसे मिलती है भाई? सरकार उसके ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाती है तभी तो मिलती है। कुछ ना कुछ अपना पैसा कुछ खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है, तभी तो आपको सर्विस मिलती है। कहते बिल्कुल है। अच्छा, वो पैसा आ कहां से रहा है? ठीक है, हमने लगा दिया, बट आएंगे भी तो कहां से आएंगे भाई? आपके या तो टैक्स एक साधन है, या फिर आपके नॉन टैक्स साधन है। मैं अगर आप लोगों से पूछूं, चलो टैक्स से आपको, मैं आप ये कह देती हूँ कि हाँ जी टैक्स से आपको, सरकार को पैसा मिलता है, बट नॉन टैक्स में क्या क्या चीजें आएंगी? जल्दी से रिकॉल करो, जल्दी से फटाफट। अगर माइंड में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपसे फीस चार्ज की जाती है, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। क्या गवर्नमेंट को डोनेशन मिलता है? डोनेशन मिलता है या नहीं मिलता है? कोई गिफ्ट हो गया, वो मिलते या नहीं मिलते गवर्नमेंट को? मैम फीस हो गया, पेनल्टी होगी, ये किस तरीके से हमारे यहाँ पर सरकार के लिए आप ये कह सकते हैं कि मनी कलेक्ट हो रही है। आप ये सोचिए, गवर्नमेंट ने क्या ये बता रखा है कि हाँ हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लगाया जाता तो आपके ऊपर चालान लगता है, नहीं लगता? तो पेनल्टी आपके ऊपर लग रही है, नहीं लग रही? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ हो गया, या फिर कोई भी सर्टिफिकेट्स हो गया, लाइसेंस बनवाना हो गया है, ठीक है, कोई भी सरकारी काम करवाते हैं हम, तो उनको हम एक फीस देते हैं, नहीं देते? जो छोटी मोटी जो फीस होती है, आप अगर लाइसेंस बनवाने के लिए जाएं, तो लाइसेंस जब बनवाने के लिए जाते हो तो आपको वहां पर फीस देनी पड़ती है, बिल्कुल देनी पड़ती है। अच्छा जी, तो फीस हो गया। डोनेशन, जैसे कि आपको गवर्नमेंट को डोनेशन भी मिलती है किसी फॉरेन कंट्री से, अगर हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी बाहर विदेश में जाते हैं तो उनको एक डोनेशन अमाउंट में दी जाती है, या फिर कोई गिफ्ट मिलता है। ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो मेरे को मिला, मैं अपने घर ले जाऊंगा, कहते बिल्कुल भी नहीं। ये हम सारा का सारा अमाउंट हम क्या करते हैं, हम अपने कंट्री के लिए ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो नॉन टैक्स आ गया समझ में। अब टैक्स हो गया जो कि आपके से कलेक्ट किया जाता है, हमारी जनरल पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है। इतना समझ में आया? तो चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हाँ जी क्या है क्या कुछ नहीं है। ये कंप्लीट चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। किसी की बुक में कुछ चीजें आगे मिलेंगी, किसी की बुक में कुछ चीजें मिलेंगी, बट हाँ मिलेंगे जरूर आपको। ये नहीं है कि आप, मैं ये कहूँगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मिलेंगे। अब जैसे कि मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल देती हूँ लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि आपके स्कूल है, जैसे कॉलेजेस हैं, कोई भी ऑफिस है, बिजनेस है, उसको चलाने के लिए सिंपल सी बात है, एक मेन हेड चाहिए, है ना, हम कह सकते हैं इसके सरदार चाहिए हमें, जो इसको चलाएगा। उसके नीचे फिर अंडर पर्सन काम करेंगे,
फिर इनके नीचे भी कुछ एम्प्लॉई होंगे, यस या नो? यस, डेफिनेटली। इसी तरीके से टैक्स एक डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। उस चीज को, उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? भाई ये सीबीडीटी करती है। मैम सीबीडीटी का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है मैम, आपने डायरेक्ट टैक्स क्यों बोला? बच्चे आपको मैं बताती हूँ, जो इनकम टैक्स है ना, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। अभी बताऊंगी, 2 मिनट आप मुझे ना थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक करूंगी, ठीक है? पहले ये समझिए कि इसके जो हेड होता है, जो डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है, मैं ये कह सकती हूँ जो संभालता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, वो सीबीडीटी होती है। और ये सीबीडीटी कैसे काम करती है? एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है ना, वो उसको बताता है कि हाँ जी क्या काम करना है, कैसे करना है, ठीक है? अच्छा, समझ में आया? तो व्हाई डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द टैक्स? क्यों टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है? पहली बात तो मेन बात है, मोटा मोटे तौर पर सरकार के पास इससे बहुत बड़ी कलेक्शन आती है, सबसे ज्यादा कलेक्शन टैक्स से आती है। कहते हैं ठीक है, ये किसके द्वारा, इसको किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जिसे हम सीबीडीटी कहते हैं। और ये किसके सुपरविजन में, इसकी किसकी निगरानी में काम करता है? जैसे कि स्कूल में टीचर्स होती हैं, किसकी निगरानी में काम करती है? वाइस प्रिंसिपल के काम निगरानी में काम करते हैं, और वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के काम निगरानी में काम करते हैं। तो इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस भी, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर, सुपरविजन के अंदर, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये एक डिपार्टमेंट है, ये काम करते हैं। इसके अंदर फिर आ जाएंगे डिपार्टमेंट और भी आ जाएंगे, जो छोटे छोटे जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, ये या मैं कहूँ कि एक ही अथॉरिटी है जो इसको संभालती है। इसके अंदर 5 सेक्शंस हैं, ठीक है? और आपकी बुक में ये 5 सेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताती हूँ। एक तो आपके बारे में बताया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, एक आपका इनकम टैक्स रूल है 1962 दिया हुआ है, ठीक है? और एक मैंने आपको बता दिया फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का जो रोल है, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। एक आता है नोटिफिकेशन के थ्रू। जैसे अब आपको मैं बताऊं ना, जो अब 1 अप्रैल 2025 को से जो लागू होने वाले जो रूल है, उसको नोटिफिकेशन कब आया? 1/2/25 को आया, बिल के अंदर आया, बजट के बिल के अंदर आया। तो ये नोटिफिकेशन हमारा इसके अंदर जारी होता है। रूल का मतलब होता है, एक्ट का मतलब अलग अलग होता है। क्या होता है मैम? एक्ट का मतलब हो गया कि जैसे मैं ये कहूं कि हाँ जी इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स है भाई, कौन पे करेगा? एक सेकेंड, आई थिंक आप विजिबल है, ओके? अच्छा, इनकम इनकम टैक्स कौन पे करेगा भाई? अच्छा, कौन में अगर समझ में आ गया कौन पे करेगा, तो कब पे करेगा, ठीक है? अच्छा, ये समझ में आ गया, कितनी अमाउंट के बाद पे करना होता है, कितनी इनकम के बाद में ये कह सकते हैं। ये कौन कब कैसे, ये तो ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ठीक है मुझे पता लग गया कि हाँ, मान लीजिए मिस्टर एक्स को टैक्स पे करना है, कहते हैं ठीक है, अब वो कैसे पे करेगा, कैसे कैलकुलेट करेगा, ठीक है? हाउ टू, ये पूरा स्टेप, या मैं बोल सकती हूँ पूरी प्रोसेस, ये किसके अंदर दी गई है? ये रूल्स के अंदर दी गई है। ये आपका इनकम टैक्स एक्ट है भाई। कौन करेगा, कैसे करेगा, ये आ जाएगा। और प्रोसेस जो है किसी चीज को अप्लाई करने की, वो इनकम टैक्स के रूल 1962 में दिया गया है। क्या इतना समझ में आया? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो इनकम टैक्स रूल जो है आपके पास, इनकम टैक्स एक्ट है। द गवर्नमेंट हैज सेटअप अ सेपरेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर दिस पर्पज। इन सारे के सारे कामों के लिए इनकम टैक्स ने क्या बना दिया गया है? एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, जिसका नाम क्या रखा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और उसके अंदर अब आपको भी पता है, सीजीएल का पेपर क्लियर करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती होती है ना? अच्छा, गवर्नमेंट के पास ये 2 कंपोनेंट है, जहां को पर हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ खर्चा होता है और एक तरफ गवर्नमेंट के पास पैसा कलेक्ट होता है। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने अपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा कि हाँ जी रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू का मतलब होता है बच्चे कि कहाँ से पैसा कलेक्ट हो रहा है, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कहाँ से पैसा हमारा स्पेंड हो रहा है, कहाँ पर यूज हो रहा है ना? तो मनी दैट द गवर्नमेंट कलेक्ट, जो भी पैसा गवर्नमेंट क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है, वो कौन कौन से साधन हो सकते हैं? ये मैंने आपको बताया। टैक्स का मैं अभी बताऊंगी। ये काफी टाइप के होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई है, ये सारे टैक्स में आते हैं। नॉन टैक्स रिवेन्यू में आ जाता है, जैसे कि आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो पासपोर्ट की फीस देनी पड़ती है, लाइसेंस बनवाते तो लाइसेंस की फीस देनी पड़ती है। तो मीन्स की छोटा छोटा अमाउंट इतने सारे जब लोग बनवाएंगे ना, तो सारा इकट्ठा होकर आएगा। अब आप हाईवे से जाते हो तो क्या आपको टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है?
तो वहां पे टैक्स देना पड़ता है। वो भी एक क्या है, वो भी एक क्या है, टैक्स का रूप है ना। आप फाइन देते हो अगर आप कुछ गलत काम कर देते हो, या पेनल्टी देते हो, या आपका चालान कटता है, ये सारा का सारा पैसा सरकार के पास ही तो जाता है। कहते ठीक है। या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप LIC जमा करवा, LIC का प्रीमियम फिल करते हो, है ना। रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं तो आप, या फिर बस डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं तो आप टिकट कटवाते हैं, है ना। कोई भी ग्रांट हो गया, कोई भी डोनेशन आपको मिल रही है फॉरेन कंट्री से, तो हमारे लिए वो क्या कहलाई जाएगी, इनकम कहलाई जाएगी। और वो हमारे अपनी जो गवर्नमेंट, अपनी जो कंट्री है उसके लिए ही यूज की जाती है। अच्छा जी, गिफ्ट्स हो गया, प्रेजेंट्स होते हैं जो एज ए गिफ्ट के तौर में ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूँ एक्सपेंडिचर के तौर पर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, वो एरिया जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, उस पैसे को स्पेंड करती है, यूज करती है, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में यूज करेगी। जैसे कि वेलफेयर एक्सपेंडिचर हो गया, है ना, हॉस्पिटल्स हो गए हैं, डेवलपमेंट में हो गया, जैसे रोड बनाना हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, डैम हो गया, डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल चीजें हम अब कई की जा रही है, सभी मोस्ट ऑफ चीजें क्या है डिजिटलाइजेशन में हो रहा है, तो क्या उसके ऊपर पैसा नहीं लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा। अच्छा मैम, डिफेंस के अंदर भी तो सबसे सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर लगता है, कहते बिल्कुल लगता है। या फिर मैं कहूँ कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट आप सभी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, करेंगे, या फिर आपकी घर में भी कोई गवर्नमेंट जॉब पे होगा, उनको सैलरी कहाँ से मिल रही है भाई, सरकार का खर्चा ही तो हो रहा है, उनको वहीं से तो मिली जा रही है, कहते बिल्कुल हो रही है। या फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ सामान मंगवाते हैं हमारी नेशन के लिए, तो वहां पर भी हमें पेमेंट करनी पड़ती है, या हमने वहां से लोन लिया हो तो वहां पर रीपेमेंट करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब एक सोर्स है आपका पैसे कलेक्ट होने का, दूसरा सोर्स है दूसरा है आपका वहां पे पैसे यूज होने का। तो गवर्नमेंट के पास आने के और जाने के दोनों साधन समझ में आए आपको, क्यों सरकार को पैसा चाहिए होता है। और इसमें जो टैक्स की जो अहमियत है बहुत ज्यादा है, क्योंकि टैक्स के थ्रू बच्चे, आपको मैं बताती हूँ टैक्स के थ्रू सबसे ज्यादा क्यों कलेक्शन होता है, क्योंकि अब देखो आपका टैक्स काफी तरीके से होता है। एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, ध्यान से समझना, डायरेक्ट टैक्स होता है, और आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मैम पहले हम टैक्स के बारे में समझेंगे। मैं क्या ठीक है, चलो तुम्हें टैक्स के बारे में समझाते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है टैक्स के बारे में, कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उनको मैं डिटेल में समझाऊंगी। टैक्स क्या है आपका, कंपलसरी है, ठीक है, फाइनेंशियली आपसे चार्ज किया जाता है, पैसे में लिया जाता है आपसे, किसके द्वारा लगाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अब आप ये देखो, मैंने कहा मैंने मेरी पेंसिल को परचेज किया, है ना, अब पेंसिल के ऊपर भी टैक्स लगता है। आप कोई भी आइटम खरीदेंगे ना, मेरे पास ये इनकम टैक्स की बुक है, ठीक है, इसके पीछे मैं अगर आपको बताऊं, इसके पीछे इनके रेट के अंदर ना, इसके अंदर रेट के अंदर ये लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, GST टैक्सेस, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो मतलब क्या है कि आप चाहे छोटा बच्चा सामान खरीद रहा है, चाहे बड़ा बच्चा सामान खरीद रहा है, या कोई पर्सन कोई भी खरीद रहा है, वो हर एक बंदा क्या कर रहा है, उस खरीदे हुए सामान के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है, और ये एक्स्ट्रा अमाउंट सभी पर्सन देते हैं। ये आपका कंपलसरी है, ये नहीं कहेंगे कि हाँ छोटा बच्चा है कमाता तो है नहीं वो नहीं देगा, नहीं सभी देंगे। तो इसलिए बोला जाता है ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, मैंडेटरी है, हम फिनांस के तौर पे ही देंगे, इसकी पैसे के फॉर्म में ही हम सरकार को देते हैं। और ये लगाने का रूल भी सरकार ने अप्लाई किया है। अब आपको पता है 11 अगस्त को GST में भी चेंजेस आए हैं, पता है ना, चेंजेस आए या नहीं आए हैं। तो चेंजेस आए हैं, वो क्यों आए हैं भाई, GST में कुछ चीजों पे कम कर दिया गया, कुछ चीजों पे बढ़ा दिया गया है, समझ पा रहे हैं। तो ये सब पे अप्लाई होता है। जो कौन कौन हो मैम, जैसे इंडिविजुअल जैसे कि आप और हम जैसे लोग, बिजनेस हो गया जो हमारे सबके पापा मम्मी करते हैं, है ना, कंपनी होगी जैसे रिलायंस और टाटा हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं। या फिर अदर पर्सन, मैम अदर पर्सन जैसे कि हमारे पास फर्म आ जाएगी, हमारे पास AOP आ जाएगी, हमारे पास BOI आ जाएगी। ये वैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी थोड़ी देर में चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे, अभी हो चुका है वैसे, इसके जो कंपोनेंट डिस्कस करेंगे वहां पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 आपका पर्सन के बारे में, कौन कौन पर्सन के अंदर आता है, किस किस को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारा का सारा पैसा ना किसके लिए यूज किया जाता है बच्चे, सोशल वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। सोशल वेलफेयर समझ गए हो, जो अभी हमने यहाँ पर बात की है, वेलफेयर। हम अपनी सोसाइटी के अंदर जितनी भी हमें सरकार सर्विस दे रही है ना, वहां पर हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा ये भी बात समझनी जरूरी है कि अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम इतनी ज्यादा बन रही है कि मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है, मैं क्या ठीक है मैंने टैक्स दे दिया। अब छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो कि उसको ये बोला गया, अब मैंने कहा कि मैंने टैक्स दे दिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना, जितना अमाउंट मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए टैक्स दे दिया, अब 10 लाख दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सरकार मुझे 10 लाख का फायदा देगी भाई,
कहते नहीं, जो आपने टैक्स के तौर में दिया ना वो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसका सरकार आपको ही फायदा देगी, नो इट्स नॉट कंपल्सरी। कहते जो आपने दिया है वो सोशली वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो आपको ही फायदा दिया जाएगा घुमा के, समझ में आया? तो ये कह रहे यू डू नॉट गेट द डायरेक्ट बेनिफिट, आप उसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं उठा सकते जो आपने अमाउंट सरकार को दी है, वो सोशली वेलफेयर के लिए होती है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर टैक्स के बारे में समझो। टैक्स कंपलसरी होता है, नॉट वॉलेंट्री, आपकी इच्छा नहीं होगी, आप ये कहेंगे नहीं नहीं मैं तो देता ही नहीं हूँ, मैं क्यों दूं भाई, मैं क्यों ऐसे करूं, मैं तो भी कमाता भी नहीं हूँ, ना तो भी मेरे नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है। कहते कोई दिक्कत नहीं है, आप सरकार यहाँ पर रहने का ये कह सकते हैं टैक्स, एक तो उस पर रहने के चार्जेस है हमारी सोसाइटी के अंदर, है ना, ये कोई डोनेशन भी नहीं कह सकते हम, है ना, इसको हम सोसाइटी की वेलफेयर के लिए करेंगे। जो भी मैंने आपको फीचर्स बताए हैं, जो भी मैंने समझा दिया मैंने आपको, ठीक है, जो मैंने अभी पॉइंट समझाई ये आपकी फीचर ही थी, समझ में आया, समझ में आया? डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता, गवर्नमेंट के द्वारा इसको लगाया जाता है, ठीक है, और ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है, सरकार के लिए एक रिवेन्यू का साधन है, और ये हमारे लॉ के बेस पे होते हैं। लॉ इन द सेंस कि रूल रेगुलेशंस जो है ना, हमारा जो इनकम टैक्स रूल मैंने आपको बताया 1962 के ऊपर बेस है, समझ में आया? अच्छा, ये प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है मैम, इसे मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले हम समझेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्या इतना समझ में आया? अभी तक जितना समझाया उतना समझ में आया? चलो, तो अब जल्दी से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि हाँ जी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, अब टैक्स के मतलब समझ में आ गया, क्यों जरूरी है भाई, कंपलसरी है। अच्छा जी, अब मैं बात करती हूँ अपने अपने डायरेक्ट टैक्स और हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए बच्चे, देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम इसको। देखो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है जब हम कोई चीज मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आप सीधा सामने वाली पार्टी को खुद देने जा रहे हो, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ खड़े हैं, आप सामने वाली पार्टी को नहीं दे रहे सीधा, आप बीच में इनको दे रहे हो, इनको दे रहे हो, इनको दे रहे हो, इनको दे रहे हो। जैसे मैं इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल दूं, अगर आपको अपनी टीचर से नोटबुक चेक करवानी है, क्या आप डायरेक्ट जाते हो टीचर के पास, क्या बीच में ऐसे कहते हो कि ले भाई, अपने फ्रेंड को बोलते हो कि ले भाई एक्स तुम ले लो, वाई एक्स ने वाई को पकड़ा दिया, वाई ने जेड को पकड़ा दिया, जेड आ जाके कॉपी चेक करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, आप डायरेक्ट टीचर के पास जाते हैं, देन उसके बाद अपनी नोटबुक चेक करवाते हैं। यस, बट अगर आप किसी फ्रेंड को पकड़वा रहे हैं तो क्या कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर राम बैठा है, ठीक है, शाम को यहाँ से भेजनी है कॉपी, तो शाम क्या कहेगा, अपने इस वाले बेंच से पहुंचाएगा, इससे फिर आखिरी में जाके पहुंचेगा। तो इनडायरेक्ट का मतलब समझ में है, मीन्स की बीच में हम किसी की हेल्प ले रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब हम किसी की भी हेल्प ले रहे, हम डायरेक्ट सीधा खुद अपने बेस पर जा रहे हैं। इतना समझ में आया? अच्छा मैम, टैक्स लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, मीन्स की जो भी आप कमा रहे हैं, देखो जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर ना आपकी एक तो इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, गिफ्ट टैक्स आता है, बट अभी मोस्ट ऑफ चीजें क्या हो चुकी है, अबॉलिश हो चुकी है, 2015 के अंदर हो चुका था ये। अब इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जो भी आप कमाएंगे ना, उस कमाई हुई इनकम के ऊपर कुछ परसेंटेज रेट होगी, उस रेट को अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, अभी जस्ट एग्जाम्पल समझ रहे हैं, अभी आपकी इनकम मैं कहूँ 10 लाख रुपए है, और आपको मैं कहूँ कि आपको 10% कैलकुलेट करना है, तो बच्चे कितना हो गया, मैंने कहा बच्चे आपका हो गया 1 लाख रुपीज। अब आपकी जो 1 लाख रुपीज अमाउंट हुई है वो क्या होगी, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट करवाएंगे। मैम डायरेक्ट टैक्स किसको सबमिट करवाया जाता है, मैम गवर्नमेंट को। मैम कौन सी गवर्नमेंट को, बच्चे ये सेंट्रल गवर्नमेंट को करवाया जाता है। ध्यान से सुनना, ये किसको करवाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। हमेशा डायरेक्ट टैक्स ऑलवेज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है। एक पोर्टल होता है इनकम टैक्स का, आप इवन ऑनलाइन सर्च भी करेंगे, इनकम टैक्स आरटीआई फिल करनी है तो आईटीआर फिल करनी है, तो आप इसको पोर्टल पे जाएंगे, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, अब डायरेक्ट आपकी पॉकेट से पेमेंट वहां पे चली जाएगी। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएरीज का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि शाम को सामान खरीदना था, मान लीजिए शाम यहाँ पर है, और यहाँ पर मैं अपने आप को शॉपकीपर मान लेती हूँ, या शॉपकीपर की बजाय छोड़ो, आप लोग कह रहे होंगे मैम हमें इनकम टैक्स की ये चाहिए, मुझे बुक चाहिए। मैं क्या, ठीक है, मैं सेलर हूँ, मैंने कहा कि हाँ जी शाम तुम्हें मैं इनकम टैक्स की बुक दूंगी और तुम मुझे क्या करोगे, पेमेंट करोगे। अब शाम ने मेरे को मान लीजिए ये 559 रुपीज की बुक है ये, है ना। अब 559 रुपीज की जो बुक है ये, अब इसके अंदर आपका टैक्स भी इंक्लूडेड होगा, कहते बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मान लेते 59 रुपीज इसके अंदर टैक्स इंक्लूड है, एट द कॉस्ट आपकी 500 रुपए प्लस करके आप मुझे कितना दे रहे हो, 559 रुपीज दे रहे हो।
मैं कह ओके मैम। अब ये देखो, ये जो मैंने 59 रुपीज़ एज अ टैक्स कलेक्ट किया है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि मैं इसको सरकार के पास जमा करवाऊं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके जी। ये जो टैक्स होगा ना बेटे, इस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे, क्योंकि मैं अब जिससे हमने बुक खरीदी होगी मैंने उनको देना पड़ेगा, जिसने उनसे खरीदी होगी आगे उनको देगा, आगे वो उनको देगा। मीन्स की मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, देन यहाँ पर। समझ पा रहे हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, ये आपकी डिपेंड करती है कि आप ट्रेड कैसे कर रहे हैं। स्टेट टू स्टेट ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट में कर रहे हैं। जैसे कि पंजाब से मैं कहूँ मैं हरियाणा में ट्रेड कर रही हूँ, या हरियाणा की बजाय मैं यूपी में ट्रेड कर रही हूँ, तो अलग अलग जीएसटी लगेंगी। समझ पा रहे हैं? इतना 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 हमारा कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स समझना। जीएसटी नहीं है, डीएसटी के हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको पढ़े, टैक्स दैट इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, हम जो गवर्नमेंट को देते हैं किसके द्वारा, बाय द पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज, जो भी हमारे ऊपर लगाया गया। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, हाँ ये भी आपका इसमें आता है डायरेक्ट टैक्स में। जो हमारी कंपनी का जो कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ेंगे ना आगे, टैक्स प्लानिंग, ये सभी कंप्लीट चैप्टर हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। वेल्थ टैक्स है, बट अभी फिलहाल ये नहीं है, क्योंकि 2015 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया था, अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स की कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी हुई है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो कि वो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, हमेशा सेलर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। मीन्स की जो सामान बेच रहा है या जो भी पर्सन आपको सामान की बजाय सर्विस दे रहा है, ठीक है। बिजनेसमैन हो गया, फ्रॉम द अपने कस्टमर से कलेक्ट करेगा एंड देन डिपॉजिट करेगा वो सरकार के पास, ठीक है। जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, या आपका जो 1 जुलाई 2017 को आया था, ठीक है, 1 जुलाई क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझा रही हूँ? फिर भी बच्चे अगर कोई डाउट रहता है, मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आप सभी नए हैं और आप सभी के लिए सब्जेक्ट भी नया है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि कोई भी चीज पे अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कॉन्सेप्ट अनक्लियर रहता है, तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कस्टम ड्यूटी क्या होती है और एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, दोनों में फर्क होता है। कस्टम ड्यूटी होती है जब मैं क्या कर रही हूँ, इंडिया में मैं हूँ, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूके से मैं सामान मंगवा रही हूँ। जब मैं यूके से सामान मंगवाऊंगी या यूके को सामान भेजूंगी, तो तब ये लगता है, मीन्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है। इंपोर्टेड फ्रॉम द गुड्स और फ्रॉम द अब्रोड से, जब भी हम बाहर से सामान मंगवाएंगे या उनको देंगे तो कस्टम ड्यूटी लगती है। एक्साइज का मतलब होता है जब चीज को मैं नया प्रोड्यूस कर रही हूँ, तब मेरे ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने मैन्युफैक्चर्ड किया है, समझ पा रहे हैं, या मैंने कहूँ मैंने प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन किया। ओके, समझ में आया? अच्छा जी, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये टैक्स पेयर खुद पे करता है, इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स का एग्जाम्पल है। किसके द्वारा कलेक्शन की जाती है, पर्सन के द्वारा कलेक्शन की जाती है, और किसको सबमिट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट होती है। ये एक प्रोग्रेसिव नेचर का है। मैम प्रोग्रेसिव नेचर तो आपने बताया नहीं, रुको अभी उसके बारे में भी डिफरेंस समझेंगे। अच्छा, ये क्या है, कस्टमर के ऊपर आप अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर पर्सन अपने बर्डन को शिफ्ट कर सकता है? ये मान लीजिए मैंने कहा मेरी इनकम जो टैक्स है 1 लाख रुपए बना, क्या मैं किसी को बीच में दे सकती हूँ? कहते नहीं, मैं यहाँ पे शिफ्टेड नहीं कर सकती, मेरा जो बर्डन है मैं जो खुद ही अपने कंधों पर उठाना पड़ेगा और जाकर सबमिट करवाना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या है, सेलर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कस्टमर के बेस पर, तो यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है कस्टमर के ऊपर, कस्टमर से आगे, आगे की आगे, आगे की आगे। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। और ये सेलर और ये शॉपकीपर ये डिपॉजिट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। अब बात करते हैं, हाँ जी, रिग्रेसिव एंड द प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, प्रोग्रेसिव। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको दोनों चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब मैंने कहा ना इनकम टैक्स इसका एग्जाम्पल है, और ये इसका जीएसटी का है ना। अच्छा, मैंने कहा इनकम टैक्स है ना, आप ध्यान रखना हमेशा, इनकम टैक्स ना सबको नहीं देना पड़ता। जिसकी इनकम एक लिमिट से बचे, एक लिमिट से अगर वो क्रॉस कर जाती है, ठीक है, एक लिमिट से, अभी लिमिट मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वो आगे डिस्कस करनी है। एक लिमिट, फॉर एग्जाम्पल मैं लिमिट छोटी सी एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैंने कहा कि अगर किसी इंसान की इनकम 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि मैम ये कहने का मतलब ये है कि जिसकी भी इनकम 2.5 लाख से कम है, क्या उसको टैक्स नहीं देना अपनी इनकम के ऊपर? मैं क्या नहीं देना बच्चे, चिल माइंड से रहो। कहते ओके, तो कहने का मतलब ये है कि एक लिमिट, अगर इनकम की लिमिट अगर क्रॉस कर जाती है तो आपको क्या करना पड़ना है, टैक्स देना।
कि ओके मैम अगर मेरी इनकम 5 लाख हो गई है या मैं कहूँ कि मेरी इनकम 10 लाख हो गई है तो क्या मैम मुझे टैक्स देना पड़ेगा? मैं क्या बिल्कुल देना पड़ेगा बच्चे। चलो टैक्स की रेट ले लेते हैं हम अपना 10%, जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल लेने के लिए 10%। तो मैंने ये कहा कि चलो ठीक है, इसको कट करने के बाद मेरा बना यहाँ पर 50,000 रुपये और यहाँ पे बना मेरा 1 लाख रुपये। क्या आप एक चीज डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? इनके बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं क्या? कि जब मेरी 2.5 लाख इनकम थी मेरा कोई भी टैक्स नहीं था, एक लिमिट होगी। जैसे ही 2.5 लाख से ऊपर गई मैंने कहा मेरा 10% लग गया। 5 लाख इनकम के ऊपर कितना टैक्स? 50,000। 10 लाख इनकम के ऊपर कितना टैक्स? 1 लाख। जैसे जैसे इनकम बच्चे अपनी बढ़ती जा रही है, क्या आपको एक चीज नजर आ रही है कि हमारा जो टैक्स है वो भी बढ़ता जा रहा है। मेरी इनकम कुछ भी नहीं थी तो टैक्स भी कुछ भी नहीं था। मेरी इनकम 5 लाख हुई तो टैक्स भी मेरा 50,000 हो गया। मेरी इनकम उससे ज्यादा हुई तो टैक्स भी उससे ज्यादा हो गया। तो उसे बोला जाता है प्रोग्रेसिव नेचर की। इनकम के साथ साथ आपका टैक्स भी बढ़ते जाना। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया? कहते ओके। रिग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात और बताऊं, यहाँ पे ना जो जितने भी रिच पर्सन होते हैं ना उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि वो जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा सरकार को देना पड़ेगा। अच्छा रिग्रेसिव नेचर की अगर मैं बात करूँ, रिग्रेसिव का अगर मैं कहूँ, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास श्रुति है और इधर साइड गुरवीर नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा ये जो पर्सन है ना इसकी इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपए साल की है और इस पर्सन की इनकम मान लीजिए 10,000 रुपये। कहते ठीक है, फर्क नजर आएगा। ये क्या है? इनकी दोनों की इनकम है। अच्छा ये दुकान पर गए, मेरे पास आए, मान लीजिए मेरी करियाना की दुकान है और मैंने कहा कि ये मेरे पास सामान खरीदने आए, रसोई का जितना भी सामान होता है ना वो सारा का सारा सामान फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 7,000 रुपये में आ गया। अब उस सामान के ऊपर जीएसटी लगा होगा बच्चे? कहते बिल्कुल होगा। मींस कि 7,000 में जीएसटी इंक्लूड होगी? बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये इसमें जीएसटी है और बाकी का 6,000 का सामान आ गया। जस्ट एग्जाम्पल। कहते बिल्कुल ठीक है। अब ये पेमेंट करेगा 1 लाख में से 7,000 की, कहते कोई फर्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, अदरवाइज मेरे हिसाब से ना के बराबर फर्क पड़ेगा इसके लिए कि जिसकी 1 लाख रुपए इनकम है और वो 7,000 का सामान खरीद रहा है, इतना कोई बड़ा फर्क नहीं। बट जिसकी है ही 10,000 भाई, अपनी इनकम का वो कितने परसेंट दे रहा है? कह रहा है मैं अपनी इनकम का 70% सामान खरीदने में लगा रहा हूं। अगर मैं ये देखूं कि सरकार को टैक्स कितने परसेंट दे रहा हूं, मैं ये कह रहा है कि मैं अपनी इनकम का 10% क्या कर रहा हूं? टैक्स दे रहा हूं। ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसका देखूं तो मेरी इनकम का, अगर मैं 1,000 जैसे मैंने बोला ना इसमें जीएसटी है, ये कह रहे हैं कि मैं तो केवल 1% दे रहा हूं। तो क्या समझ में आया बच्चे? क्या समझ में आया? मैं ये कहना चाह रही हूँ जिसकी ज्यादा इनकम है उसके लिए इनडायरेक्ट जो भी आपके पास जो टैक्सेस होते हैं ना उसका फर्क कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनकम ज्यादा है, अपनी इनकम का वो कितने परसेंट दे रहा है? 1% दे रहा है। मैम आपने कैसे निकाला? अब आप खुद निकाल के देख लीजिए। 1 लाख का मैं अगर 1% निकालू तो कितना निकलेगा बच्चे? 1,000 ही तो निकलेगा। अगर मैं 10,000 का 10% निकालू तो कितना निकलेगा? 1,000 ही तो निकलेगा नहीं? तो यहाँ पर जो पुअर पर्सन होते हैं उनके ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है, यहाँ पे रिच पर्सन के ऊपर पड़ता है। रिग्रेसिव का मतलब क्या है? जितनी कम इनकम होगी उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके ऊपर, आप अपनी इनकम का उतना ज्यादा पोर्शन अपने सरकार को यहाँ पर डिवोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जल्दी से रीड आउट कीजिए कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि जो प्रोग्रेसिव नेचर का जो टैक्स होता है वो इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीजिंग इनकम के ऊपर। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपकी टैक्स भी इंक्रीज होगा। ये किसके ऊपर फर्क डाल रहा है? आपके रिच पर्सन के ऊपर डाल रहा है। ठीक है, और जो सोसाइटी होती है ना जिनके जो पॉवर्टी में आती है उनके ऊपर इतना फर्क नहीं डालेगा। रिग्रेसिव का मतलब क्या है? टैक्स रेट अगर डिक्रीज हो रही है तो इनकम क्या हो रही है? आपकी इंक्रीज हो रही है। अब मैंने बोला मेरी इनकम क्या है? 1 लाख थी, जिसके कारण मेरी टैक्स रेट क्या हो चुकी है? 1%। आपका खर्चा उसमें से 1% आप खर्चे में निकाल रहे हो। अगर आपकी है इनकम 10,000 भाई तो आपकी जो टैक्स रेट है ना वो बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इनकम और इसके बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है, यहाँ पे इनकम और टैक्स के रेट के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्या इतना समझ में आया? समझ में आया? ये बेचारा पुअर पर्सन जिसको जीएसटी का बोझ मार चुका है, ये यहाँ पर रिच पर्सन जिसके ऊपर प्रोग्रेसिव का बोझ मारेगा ना। समझ में आया?
ओके जी, क्या यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर समझ में आया, जो कि मैंने आपको क्या समझाया है, इनकम टैक्स की जो बेसिक टर्म होती है जिनके बेसिस पे हमारा इनकम टैक्स रुका हुआ है, उसकी टिका हुआ है, रुका नहीं हुआ, टिका हुआ है ना। इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट समझाया, इनका फीचर बताई मैंने, इनकम टैक्स की क्या फीचर होती है, टाइप ऑफ टैक्स हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है, ठीक है, और हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में डिफरेंस, और रिग्रेसिव और द प्रोग्रेसिव टैक्स के बीच में डिफरेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं जी। इनकम टैक्स क्या होता है, इसके जो कंपोनेंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आगे आने वाले 14 चैप्टर के, क्योंकि यही जो वर्ड लिखे हुए मैंने आपको यूज होंगे। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट अपना नेक्स्ट टॉपिक। क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स की ना मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ाती हूँ, ठीक है, इसको जल्दी से रीड करो। इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स, जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना उसको हम डिटेल में समझेंगे, विच इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से करेगा, हु इज एसएससी, पब्लिक का नाम दे दिया उन्होंने, जिसे हम कहते हैं ना, हमारे घर में चिंटू बोलते हैं, बाहर में प्रदीप नाम होता है ना, तो ऐसी तरीके से हम नॉर्मली पब्लिक कहते हैं, पर इनकम टैक्स में उस पब्लिक को नाम क्या दिया गया, एसएससी बोला गया, नाम समझेंगे क्या। एंड हुज टोटल इनकम, जिसकी टोटल इनकम क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे, ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, एक्सीड द एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे, चार्ज की जाएगी एज पर द रेट, भाई क्या रेट होने वाली है वो भी डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल एक्ट में डिस्कस कर चुकी है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब आया समझ में, जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया, हाँ जी, डायरेक्ट टैक्स आ गया समझ में, जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, चलो तो फिर बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले ये देखिए, इनकम टैक्स क्या है, एक आपका डायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताया था कहाँ अप्लाई होता है, कौन लेता है भाई, डायरेक्ट टैक्स आपका लेता है, डायरेक्ट टैक्स लेती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको स्टेट गवर्नमेंट को लेने का कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है, याद रहेगा, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो जस्ट हमेशा क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेती है, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम समझेंगे एसएससी क्या होता है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो आगे समझ में, सबसे पहले अब हम एसएससी को देखेंगे भाई, हाँ जी, एसएससी क्या होता है, जो कि एसएससी कह लीजिए या फिर मैं कहूँ कि पर्सन, मीन्स की किन किन पर्सन को टैक्स देने की रिक्वायरमेंट है, किन किन जो कौन कौन पर्सन ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिनको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चे आपके पास आ जाते हैं 7 टाइप के। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब कौन होते हैं, आप और हम जैसे, इसमें आपके हर तरह के मतलब जेंडर जो है आपका मेल फीमेल, ठीक है, उन सबको बोला गया है। इवन जो छोटा बच्चा होता है, या मैं कह सकती हूँ छोटा बच्चा कौन सा, माइनर जिसे हम कह सकते हैं, माइनर जो भी होगा वो अगर कमा रहा है उसकी इनकम को भी क्या किया जाएगा, पेरेंट्स के साथ जोड़कर उसके पे टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत टैलेंट है ना, जैसे आपने देखा भी होगा टैलेंट शो आता है, स्पोर्ट्स में है, ठीक है, या फिर कोई भी आर्ट है, उनके अंदर कला है, स्किल का यूज करके अगर वो कमा रहे हैं तो उनकी इनकम, अब वो खुद तो नहीं पे कर सकते है ना, क्योंकि इनकम टैक्स को फाइल करने के लिए जरूरी है 18 साल की उम्र होना, बट अगर वो 18 साल से पहले कमाना स्टार्ट कर गए हैं तो उनके पेरेंट के साथ उनकी इनकम को जोड़ दिया जाएगा, उसको जोड़ने को क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं, और फिर उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। कहते हैं बिल्कुल ठीक है। इफ द माइनर अर्न कर रहा है इनकम फ्रॉम द पर्सनल स्किल, तो क्या किया जाएगा, उसके गार्जियंस जो है, मतलब जो भी इसको संभाल रहे हैं, उसके साथ उसकी इनकम को क्लब कर दिया जाएगा, वो पर्सन क्या होंगे, वो सभी के सभी टैक्स देंगे, ठीक है। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है, क्या आपने फैमिली बिजनेस देखा है, जितने भी बच्चे हैं आप ये थोड़ा सा गौर करके देखो कि आपके जो दादा का बिजनेस है आपके पापा जी संभाल रहे होते हैं, पापा के साथ आपके भाई संभाल रहे होते हैं, अगर मतलब अगर मान लो अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो अलग ही बात हो गया, बट हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे कि जो दादाजी है, ठीक है, जो चाचा जी है, जो ताऊ जी है, ठीक है, और पापा जी हैं, दूसरे चाचा जी हैं, मतलब जितने भी फैमिली के अंदर जो मेंबर हैं, अगर मान लीजिए ऊपर से दो दादाजी चला रहे थे काम, वो सारे के सारे पर्सन संभाल रहे हैं, अब इनके बच्चे संभाल रहे हैं, मीन्स की पूरा का पूरा फैमिली बिजनेस हो गया। अब ये पर्सन अगर कमा रहे हैं, ये लोग कमा रहे हैं, इनको भी तो हम पर्सन ही कहेंगे, इनको भी हमने क्या किया है, इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 पर्सन की परिभाषा में डाल दिया कि इनको भी टैक्स देना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स में हिंदू लोग के अंदर ना ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि हाँ हिंदू और डिवाइडेड फैमिली होती कौन है, तो इस वजह से हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर्म समझते हैं, एलएलपी समझते हैं, क्यों नहीं समझेंगे भाई। जो आपका जो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, इंडियन पार्टनरशिप जो एक्ट आप पढ़ कर आए हैं, है ना, जो पर्सन आपस में मिलकर काम करते हैं। एलएलपी दैट मीन जिसके अंदर कंपनी की भी फीचर है और आपकी पार्टनरशिप फर्म की भी फीचर है, उसको बोलते हैं, जो सेक्शन 2008 के अंदर आ जाती है ना। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ, आप देख भी सकते हैं। ये आप लेक्चर जो सीरीज चली हुई है अभी फिलहाल, ये सारी की सारी सीरीज आप देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। ठीक है, अच्छा इनके ये भी पर्सन क्या होने वाले हैं, आपकी इनकम टैक्स के अंदर एज अ पर्सन की तरह इंक्लूड किया गया। ओके जी, नेक्स्ट जाता है आपके पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मैम एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है बच्चे कि जैसे कि मैं ये कहूँ एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, ठीक है, ये ज्वाइन हो रहे हैं। पर्सन दैट मीन्स इनकम टैक्स की परिभाषा समझनी है अब आपको, कभी सोचे कि आप और मैं मेरे जैसे वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, टू और मोर पर्सन ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज, किसी एक कॉमन पर्पज या फिर कॉमन पॉइंट के लिए आप आ रहे हैं जिससे आपको इनकम अर्न होगी, वो क्या होने वाली है, आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। अब ये अगर मैं ये कहूँ कि पर्सन पर्सन इंक्लूड हो रहा है तो मैम वो तो पार्टनरशिप फर्म हो गई थी, मैं बिल्कुल ठीक है, बट मैंने क्या बोला आपको, पर्सन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है बच्चे। मैंने कहा पर्सन एक तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअल हो गया है, और दूसरा पर्सन कौन हो गया है, या तो आप किसी फर्म के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, या आप किसी कंपनी के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, या किसी एचयूएफ के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपस में क्या कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। ठीक है, अच्छा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है यहाँ पे, जहां पर कंपनी आपके साथ हैंडशेक नहीं कर सकती, फर्म आपके साथ हैंडशेक नहीं करती, ओनली इंडिविजुअल कैन टुगेदर टू अर्न द मनी। ओके, समझ में आया। ओके जी, अच्छा एओपी और बीओआई में डिफरेंस समझ लेना। एओपी में तो क्या हो सकता है, फर्म कंपनी आपकी मेंबर बन सकती है, एज ए कॉम्बिनेशन में हो सकती है, बट बीओआई क्या हो सकता है, केवल और केवल ओनली इंडिविजुअल ही क्या होंगे, इंक्लूडेड होने वाले हैं। ठीक है जी, मैम लोकल अथॉरिटी क्या होगी है, जैसे कि अपने पंचायत होती है, म्युनिसिपल कमेटीज होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड होती है, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, समझ में आया। अच्छा जी, अब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉरपोरेशन, आप किसी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो एक्ट होता है ना, स्पेशल एक्ट में जो आपकी स्पेशली आते हैं, जैसे कि मैं ये कहूँगी जैसे यूजीसी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कमीशन है वो 1956 एक्ट के अंदर आती है। हर एक यूनिवर्सिटी जो हमारी है, ठीक है, वो सारी की सारी इसके अंदर आती है या नहीं आती, है ना। चलो तो फिर समझ में आ गया। हाँ जी, पर्सन क्या होते हैं, चलो तो फिर क्या ये टॉपिक क्लियर आया समझ में, क्या टॉपिक क्लियर आया समझ में। इंडिविजुअल आते हैं, फर्म आती है, कंपनी आती है, कंपनी को हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, एचयूएफ आ जाते हैं, ये आपकी एचयूएफ हो गई है, या फिर मैं कहूँ कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर लोकल अथॉरिटी, और या फिर मैं कहूँ कि आपके जुडिशियल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आते हैं। क्या आपको ये सारे के सारे क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन किया गया था। क्लियर है। अच्छा मैम टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, बच्चे टोटल इनकम का मतलब होता है कि जब आप ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर डिफाइन किया गया है कि बच्चे टोटल इनकम क्या होती है, और इसको ना बहुत 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 वाइड है। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ इनकम टैक्स के ना 5 हेड है जिसके अंदर स्पेशली इनकम को कैटेगराइज किया गया। सबसे पहला हेड है बच्चे सैलरी हेड। इस हेड के अंदर ना सारी की सारी इनकम ना सैलरी जब आप किसी के अंडर रह के काम करते हैं ना वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। मैं क्या ठीक है। दूसरा आती है आपकी हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी होती है जो कि आप अपनी रेंटेड इनकम होती है ना, जो आप किराए पे दुकान चढ़ा देते हैं, मकान चढ़ा देते हैं, वहां से आती है। कहते हैं ठीक है। तीसरा आता है आपका पीजीबीपी। पीजीबीपी का मतलब क्या है, प्रॉफिट या फिर कोई गेन कहां से हो रहा है, हमारे बिजनेस से, हमारे प्रोफेशन से। बिजनेस होता है हमारे जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में गुड्स के बारे में बात करते हैं। प्रोफेशन होता है जैसे कि अब मैं हूं, अब मेरा जो टीचिंग प्रोफेशन है, राइट, डॉक्टर का प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस जो हम सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, उनकी इनकम यहाँ टैक्सेबल होती है। अच्छा फोर्थ हेड आ जाता है बच्चे आपका कैपिटल गेन हेड। मीन्स कि जब आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदते हैं, फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदते हैं। आज मैंने मान लीजिए कोई खेत खरीदा है, ठीक है, जमीन खरीदी है और उसको मैंने आज खरीदा है, 10 साल बाद बेच रही हूँ, या मैंने 2000 में खरीदी थी और मैं आज 2025 में बेच रही हूँ, तो उससे होने वाले गेन हुए।
मैंने 3 लाख रुपए में खरीदी, अब उसकी 2 करोड़ रुपए आ चुकी है उसकी वैल्यू, तो उससे होने वाली इनकम से मुझे क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। तो वो क्या होने वाली है, मैं उसको, वो मेरी कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ आ जाता है, अगर मैं कहूँ कि इन सभी सोर्सेज को छोड़ के, ना तो मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना पीजीबीपी है, या फिर मैं कहूँ इन सभी हेड के अलावा कोई भी इनकम अगर बच जाती है वो सारी की सारी अदर सोर्सेज हेड के अंदर आएगी। तो इनकम टैक्स के अंदर ये 5 हेडर, ये पांचों हेड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी होंगे। मैंने आपको सिलेबस भी बताया था, सिलेबस के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था, आप ये देख पा रहे होंगे, ये सारा का सारा आपका सिलेबस है, राइट। ये सारा का सारा सिलेबस है जिसके अंदर ये देखो सारे के सारे हेड जिसके थ्रू आपका पूरा सिलेबस बनता है, राइट। तो इनकम टैक्स, इनकम क्या है आपकी टोटल, यहां से इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं मेरी टोटल इनकम बन जाएगी। तो सारे हेड को कंप्लीट करने के बाद इस स्लाइड पे वापस आएंगे, देन हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आया कि टोटल इनकम क्या होती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर को समझते हैं और इसी के साथ साथ हम अब असेसमेंट ईयर को समझते हैं। ध्यान से समझना, प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है और एक होता है मेरे बच्चे मेरे पास असेसमेंट ईयर। अब आप सभी, अभी आप सभी कहाँ लाई करते हैं, कहाँ खड़े हैं, मैं ये कह सकती हूँ कहाँ खड़े हैं। अब आप 2025 में हैं। ठीक है, आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ बच्चे, आप कहेंगे कि मैम 1/4/2025 से शुरू हुआ है। मैंने पूछा बच्चे खत्म कब होगा, आपने कहा मैम हमारा फाइनेंशियल ईयर 31/3/2026 को खत्म हुआ। ठीक है, क्या सभी लोग यहाँ कमा रहे हैं, कहते बिल्कुल कमा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आप 1/4/2024 पिछला साल था, 31/3/2025 इसका एंडिंग पीरियड था। अच्छा, इस साल के बाद जो आगे वाला साल आएगा, कहते हाँ जी मैम बिल्कुल आएगा, है ना, न्यू ईयर सेलिब्रेट भी करेंगे। 1/4/2026 और 31/3/2027, कहते बिल्कुल, ये तो मैम आपने फाइनेंशियल ईयर बता दिया, है ना, हम अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं। कहते ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनकम टैक्स का जो मैं कह सकती हूँ जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है और ये आपका बेस बनाएगी। अच्छा, ये तो मैम आपने बता दिया फाइनेंशियल ईयर है। अभी आप यहाँ खड़े हैं, राइट, अक्टूबर में खड़े हैं अभी आप। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ आप इस साल जो भी कमा रहे हो, इस साल जो भी कमा रहे हो उसका ब्यौरा आप कब देखते हो, आप इस तारीख को देखोगे या नहीं देखोगे, इस तारीख पे देखोगे नहीं देखोगे कि हाँ मैंने कितना कमाया है। मैंने बिल्कुल सेम बात, सेम इस तरीके से अब जितना मैंने पिछले साल कमाया था, क्या मैंने इस यहाँ पर इस तारीख के ऊपर खड़े होकर नहीं देखा कि हाँ जी तनु कितना कमा लिया यार तूने, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से सभी जितने भी जहां जहां पर भी इनकम टैक्स का क्राइटेरिया अप्लाई होता है ना, वहां सभी के सभी इंसान अपने आप को ये देखते हैं कि हमने किस साल में कितना कमाया। जिस साल हम कमा रहे हैं, अर्न ईयर है ये, उस साल को हम क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर कहेंगे। मैम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर साल हम कमाते हैं, प्रीवियस का तो मतलब होता है पीछे, है ना। तो ध्यान से सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो, इसको मैं लॉजिक बनाती हूँ इसके पीछे। चलो लॉजिक क्या है, अब देखो मैंने बोला जब देखो पहले तो ना ये होता था कि, चलो मैं पहले यही समझाती हूँ आपको। अब मैंने कहा 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर यहाँ पर राम को ले लेते हैं, मिस्टर राम आप यहाँ पर हैं और आपने कहा कि मैम मैंने 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च तक कमाया और हर साल में मेरी फाइनेंशियल ईयर क्या है, फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है मेरी यहाँ पे तैयार होती है। कहते हाँ जी, क्या मुझे यहीं पर पता चलेगा कि हाँ मैंने कमा कितना लिया, मैंने कहा बिल्कुल पता चल जाएगा। कहते ठीक है, अब आपको पता है ITR फिल करनी पड़ती है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और उसकी एक डेट होती है। अभी फिलहाल क्या है 15 सितंबर इसकी आपकी फाइनेंशियल ईयर जो ITR की डेट है। मीन्स की ITR का मतलब होता है आपको ब्यौरा देना होता है कि हाँ जी आपकी इनकम कहाँ से आई है। जो आप यहाँ पर टैक्स भरोगे ना, जो आप यहाँ पे टैक्स भरेंगे ना, तो आपको ये पूछा जाएगा कि हाँ ये टैक्स आपने किस बेस पे भरा है, क्योंकि आप ये सेल्फ
कैलकुलेट करते हैं कि हाँ मेरी इनकम के ऊपर इतना टैक्स आया है, मैं अपने आप ही दे रहा हूँ। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आप पे इतना भरोसा नहीं करेंगे कि हाँ जो आपने बोला है वो सही होगा, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। और अगर कोई भी पर्सन अगर इनकम टैक्स को चुराना चाहेगा तो दैट मीन्स गवर्नमेंट का रिवेन्यू कम होगा नहीं होगा। तो सरकार ने बोला ठीक है भाई, तुमने अपने आप असेस कर लिया कि 31/3/2025 को मेरा टैक्स कितना बन रहा था, मेरी इनकम कितनी बन रही थी, उसके बेस पे तूने मेरे को जितना टैक्स बनता था वो दे दिया। अब तुमने कैसे निकाला है ये टैक्स, कितनी इनकम आई है आपकी, वो चीज का आप ब्यौरा दो, उसे बोला जाता है इनकम टैक्स रिटर्न। और उसके एक टाइम दिया जाता है कि हाँ वो ब्यौरा देने के लिए आपके पास पूरे 9 महीने, पूरे 6 महीने हैं, 4 से, हाँ 5 से 6 महीने आपके पास, वो डाटा जो है ना आप मेरे पास सबमिट कर दो। और उस डाटा को कौन असेस करेगा बच्चे, कौन असेस करेगा इस डाटा को, यहाँ का ऑफिसर असेस करेगा, ऑफिसर असेस करेगा। इस ऑफिसर का नाम पता है क्या है? असेसिंग ऑफिसर है, क्योंकि भाई जो टैक्स भरता है उसे असेसी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है ना। जो टैक्स भरता है अपनी इनकम के ऊपर उसे असेसी कहते हैं, और जो कलेक्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे, ठीक है, जो आपकी जांच पड़ताल करेगा वो कौन हो गया, असेसिंग ऑफिसर हो गया। कहते ठीक है मैम। अच्छा अब आप ये देखो, आप ये देखो मैंने किस साल की इनकम के ऊपर टैक्स दिया, मैंने इस साल जो कमाया है इस साल के अंदर ही टैक्स दिया है मैंने, 31/3/2025 को दिया है। पर उसकी देखो जांच पड़ताल कब हो रही है, 15/9, अब देखो 2025 लगा हुआ है, लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, कहते बिल्कुल हो गया। तो जिस साल उस चीज के ऊपर कैलकुलेशन की जाएगी, असेस किया जाएगा कि हाँ ठीक है या नहीं है, उस साल को हम कहते हैं बच्चे असेसमेंट ईयर। क्योंकि असेसमेंट का मतलब क्या होता है भाई, एनालिसिस करना कि जिसने जो भी इंफॉर्मेशन दी हो ठीक है या नहीं है, असेस करने हैं करेक्ट है या नहीं है ना। और जिस साल आपने कमाया है उसके ऊपर आपने टैक्स भरा है, उसे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, या फिर मैं कह सकती हूँ ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। क्या आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट आ गए हैं समझ में, आ गए समझ में? एक बार और रिपीट करूं छोटे से इन शॉर्ट में, कि प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस साल आप चीजों को कमा रहे हैं। अब मैंने कहा कि मैं 2000 अक्टूबर में खड़ी हूं, अब अक्टूबर में मैं पीछे देखूं कि भाई 2024 में मैंने कितना कमाया, तो पीछे देखना पड़ेगा, उसे हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। ठीक है। अच्छा जिस साल मैं अपनी इनकम का ब्यौरा दे रही हूँ टैक्स डिपार्टमेंट वालों को, उसे हम उस असेस करने के लिए उसे हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया? कहते बिल्कुल आ गया मैम, ये तो बिल्कुल आसान सा था। बिल्कुल बच्चे। अच्छा मैम ऐसा हो, चलो पहले इसके ना डेफिनेशंस बढ़ते हैं फिर उसको बात करेंगे, ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर क्या होता है, द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जिसमें हम कमा रहे हैं, एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल, उसे हम असेसमेंट ईयर कहेंगे, जिसमें हम टैक्स दे रहे हैं और साथ ही साथ उसको असेस कर रहे हैं। ठीक है, इनकम टैक्स इज टैक्स और द रिटर्न इज फाइल्ड, उसे हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा कुछ एक पॉइंट को आपको बड़े ध्यान से समझना है। अब आपने क्या समझा, अब आपने क्या समझा, ये जो प्रीवियस ईयर है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक का होता है, मतलब मैम कहने का मतलब ये 12 महीने का होता है। बच्चे आपको मैं एक बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अब देखो अक्टूबर में दिवाली आ रही है ना। अब वो ऐसा बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो अक्टूबर में अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि भाई मैं तो मेरा बिजनेस यहाँ सेट करें, यहाँ इस तारीख से सेट करें, मतलब मैं अक्टूबर से लेके मेरी 31 मार्च तक मैं मेरी बैलेंस शीट को तैयार करूंगी। कहते बिल्कुल, दैट मीन्स मेरा जो प्रीवियस ईयर है, फर्स्ट टाइम पहली बार नए बिजनेस जो हम सेट कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्या हो सकता है, 12 महीने से कम का हो सकता है, पर असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज 12 मंथ का होता है। ठीक है, समझ में आया? तो आपका जो नया बिजनेस होता है, न्यूली सेट बिजनेस होता है, या फिर हम कोई भी सर्विस देना स्टार्ट कर रहे हैं नए बिजनेस का, ठीक है, वो क्या होगा आपका प्रीवियस ईयर लेस देन भी हो सकता है 12 महीने से। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया ये वो है। ठीक है, अब असेसमेंट और प्रीवियस ईयर में डिफरेंस आ गया समझ में? ओके जी, कर लेना पीडीएफ से आप। ठीक है, अच्छा एसएससी का मतलब आ गया समझ में? ओके जी, चलो तो फिर असेसमेंट हो गया, इनकम हो गई, चलो यहां तक हो गया आपका पॉइंट फिनिश। चलो जी, अब यहाँ पे आगे समझ में कि हाँ जी प्रीवियस ईयर क्या होता है। अच्छा एक बात और बात पूछनी थी, अब मैंने कहा कि आप जिस साल आपने कमाया है, अब मैंने कहा 2024-25 को, इसे हम क्या कह रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर कह रहे हैं, या मैं कहूँ ये मेरा प्रीवियस ईयर है जिस साल मैंने कमाया है। और उसके बाद अब जो लगा हुआ है 2025-26 उनके लिए क्या है, ये असेसमेंट ईयर है या नहीं है?
अच्छा मैम, ऐसा हो सकता है कि जिस साल हम कमा रहे हैं क्या उसी साल हम टैक्स दे सकते हैं? वैसे जनरली नहीं हो दे सकते, बट इसके पांच पांच एक्सेप्शन है मैम। एक्सेप्शन इन द सेंस, एक्सेप्शन है बच्चे कि आप नहीं दे सकते, मतलब कि सरकार आपको कहेगी कि अगले साल में जाने से पहले भाई तुम ऐसे करो कि अपना जो भी आप कमा रहे हैं वो आप क्या करें, हमें दे। क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ द इनकम टैक्स। जनरल रूल क्या है कि भाई एक साल कमाओ, उससे अगले साल में आप अपने टैक्स का, अपने इनकम के ऊपर टैक्स भर दो। कहते ठीक है, बट 5 केस को छोड़ के। मैम ऐसा क्यों है, इनको छोड़ा क्यों जा रहा है? कई बार ऐसा होता है बच्चे कि मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और मैं मेरे बिजनेस को स्टार्ट, मैंने कहा मैं अब जैसे अक्टूबर में आ गया और मेरा मन बन गया, चलो मैं ना परमानेंटली ना भारत को छोड़ के जा रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्कॉटलैंड जा रही हूँ, यूके जा रही हूँ मेरे भाई के पास, ठीक है, और मैं यहाँ पे कमा रही हूँ। गवर्नमेंट ये कहेगी, एयरपोर्ट पे मुझे पकड़ेगी और मुझे कहेगी हाँ जी तुम कुछ कर रहे थे, और मैं कहती थी कि हाँ मैं अपना बिजनेस चला रही थी। मैं क्या ठीक है, अच्छा बिजनेस चला रहे थे तो आप कमा भी रहे थे? मैं क्या बिल्कुल कमा रहे। मतलब आपने यहाँ 1 अप्रैल से लेकर आपने अक्टूबर तक जितना भी कमाया है ना, वो आपने कमाया भी होगा, कमाया, ऑब्वियस सी बात है कमाया। मैं क्या हाँ बिल्कुल कमाया। तो आपने टैक्स भर दिया? क्या अभी क्यों भरूं भाई, डेट तो ये थी, है ना, अभी क्यों भरूं? मेरा क्वेश्चन ये होगा नहीं होगा? तो तुम्हारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो ये आपकी क्वेश्चन में आएगा जो आप सॉल्व करेंगे। कहते हैं अच्छा, तो गवर्नमेंट ये कहेगी अगर आप भारत को परमानेंटली छोड़ के जा रहे हैं ना, तो आपको जरूरी है भाई, जरूरी है जितना भी आपने कमाया है ना अब तक, जब आप छोड़, मैंने कहा मैं अक्टूबर में छोड़ के जा रही हूँ, तो मैंने कहा जितना मैंने अभी तक कमाया है ना उस सारे के ऊपर आप टैक्स कलेक्ट करके मुझे दे दो, तब मैं आपको जाने दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाने दूंगा। कि ओके, जब कहने का यहाँ पर, अगर मैं इसको पढ़ने के बाद बताऊं कि अगर पर्सन लीव कर रहा है इंडिया को, ठीक है, इसका सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वैसे आप लर्न करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सेक्शन 174 के अंदर बोला है कि अगर आप नॉर्मली कमा रहे हैं और आप भारत को परमानेंटली आप क्या करके जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको जरूरी है कि जिस साल आपने पैसे को कमाया है, द इनकम टिल दैट डेट इज टैक्स्ड इमीडिएटली द सेम ईयर। जिस साल आपने कमाया है उसी साल आपको उसी टाइम पे आपका टैक्स कलेक्ट करके आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या ठीक है, ओके। अच्छा एक और बात, अब देखो मेरा फॉर एग्जांपल मैं ही अपने आप को लगा देती हूँ, या फिर आप जितने बच्चे आप सभी देख रहे हैं अपने आप को यहाँ पुट अप करिए, ठीक है, अंशिका हो गया, प्रियांशु हो गया, ठीक है, ये सभी बच्चे अपने, अंकुश हो गया, ठीक है, श्रुति और गुरवीर है, ठीक है, गुरलीन भी है, ठीक है, सब बच्चे अपने आप को अपने यहाँ पे पुट कीजिए कि फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, आपका शिपिंग बिजनेस है, आप क्या कर रहे हैं, आप कभी भारत में आ रहे हैं, सामान यहाँ पे लोड कर दिया, आप कहीं और गए, आपने पैसेंजर को लोड कर दिया, आपने कहीं 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 पर आप काम कर रहे हैं, शिपिंग बिजनेस आपका, आप कहीं एक जगह पर स्टेबल ही नहीं है। अब आप ये देखो, मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर सामान लोड कर दिया है, ठीक है, सामान लोड करने के बाद ये वाली पार्टी पेमेंट करेगी आपको? कहते बिल्कुल करेगी। तो क्या आपकी इनकम हो रही है? कहते बिल्कुल हो रही है। अब कह रहे हैं कि इनकम करने के बाद आप वापिस जा रहे हो? कहते बिल्कुल जा रहा हूँ। कह रहे इंडिया के अंदर आपकी इनकम जनरेट हुई है, इंडिया की सरकार को आप टैक्स नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? कहते मेरा तो काम ऐसा ही है, मैं कभी उधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। कहते अच्छा, आपके सिटीजनशिप क्या है? कहते हैं सिटीजनशिप तो हमारे, हम मैं इंडिया का ही हूँ, मेरा जन्म भारत में ही हुआ है। कहते अच्छा, तो ऐसा करो कि जितना भी आप, अगर आपका शिपिंग बिजनेस है तो अगर आप ऐसे इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो आपकी जो भी इनकम हमारे यहाँ से होगी आप उसके ऊपर टैक्स देके जाओ, ठीक है। Since the ship may be leave India and not the return, अब क्या पता भाई कब आ रहा है, अब 2025 में आया है, पहले 2021 में आया था, अब क्या पता कब आएगा भाई, अब मुझे नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, तो भाई अभी ऑन द स्पॉट मेरे को मेरा पैसा, इसकी जो भी आप कमा रहे हो उसके ऊपर पैसा देकर जाओ और फिर टाटा बाय बाय कर दो। कहते ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे कहा, अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ, कोई भी मेरी एओपी है, एओपी का मैंने मतलब समझाया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर, और या भी मैं कहूँ कोई भी फर्म है, बीओआई है, किसी पर्टिकुलर पर्पज या इवेंट के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एओपी, बीओआई और जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है स्पेसिफिक इवेंट के लिए अगर क्रिएट हो रहे हैं और उनकी इनकम जनरेट हो रही है और ये पता है कि आने वाले टाइम में वो क्या हो जाएगी, डिस्पोज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उसको उनको क्या कहेंगे भाई, जिस साल कमा रहे हो उसी साल आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स दे दो हमें, दैट्स इट, सिंपल। अच्छा, अगर मेरी इंटेंशन है भाई मैं तो चोरी करूंगा, ठीक है, मैं नहीं अपने इनकम को दिखाने देता,
मैं बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं होने दूंगा मेरी इनकम कितनी हुई है। मेरा मेन मकसद है, मैंने कहा कि चलो मैं करोड़ों की मालिक हूँ, और मैंने क्या किया, मेरी इनकम को मेरे पापा के साथ क्लब कर दिया, मेरे भाई के साथ क्लब कर दिया, मेरे दादाजी के साथ क्लब कर दिया, मेरे चाचू के साथ क्लब कर दिया, और मेरी इनकम मैंने बिल्कुल छोटू सी दिखा दी है। तो मतलब मेरी इंटेंशन क्या है भाई, मेरी इनकम को टैक्स को चोरी करने का। वैसे हम ये चैप्टर करेंगे टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स जो मैनेजमेंट टैक्स प्लानिंग है, इनको हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी इंटेंशन है टैक्स को चोरी करने की। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप क्या कर रही है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं किस के पर्पज से, कि आप टैक्स चोरी कर सके, तो गवर्नमेंट कहेगी कि हम आपको फ्यूचर में नहीं पकड़ेंगे, हम अभी आपकी यहाँ पे गर्दन पकड़ेंगे और आपको कहेंगे अभी ऑन द स्पॉट टैक्स दे। कहते ठीक है। डिसकंटिन्यू ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में बात कीजिए। मैम डिसकंटिन्यू ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ कि आप अपने बिजनेस को कर रहे थे, आपने देखा कि हाँ दिवाली पर आपने सेल लगाई, आपका माल तब भी नहीं बिका भाई, मतलब काफी 2 से 3 महीने से लगातार आप देख रहे हैं कि आपका ना बिल्कुल मतलब इनकम जनरेट हो ही नहीं रही है, और इवन आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आपने सोचा चलो मैं अपना बिजनेस को खत्म बंद करने जा रहा हूँ। आपने कहा कि चल 15 दिसंबर को मैं मेरा बिजनेस मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं कर रहा कंटिन्यू। गवर्नमेंट कहेगी आप डिसकंटिन्यू करें, कहते हैं हाँ कर रहा हूँ। कहते अभी तक आपने क्या कमाया, मुझे थोड़ा बहुत कमाया, अब डिसकंटिन्यू क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों मेरा इनकम जनरेट हो ही नहीं रही, तभी तो कर रहा हूँ। कहते ओके। तो गवर्नमेंट ये कहेगी या तो अगर आप इतने कैपेबल हैं कि जितने आपने कमाया है उसके ऊपर अभी टैक्स दे दीजिएगा, ठीक है, या फिर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने नेक्स्ट ईयर में भी क्या कर सकते हैं, आप टैक्स दे सकते हैं, जिसे हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। इनके लिए जस्ट ऑप्शन है कि आप अभी भी दे सकते हैं और पीछे भी दे सकते हैं। डिस्का अभी आप ये सोचेंगे कि मैम ये लिमिट तो क्रॉस करता नहीं होगा, हाँ, और आप ये कह रहे हैं कि हाँ इसके ऊपर फिर भी टैक्स लगेगा। बेटे ये बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में बात चल रही है। अब देखो जो कमा रहा है साल के अंदर वैसे 100 करोड़ रुपए कमा रहा था, अब वो केवल क्या कर रहा है, अब वो केवल 15 करोड़ रुपए कमा रहा है। भाई सरकार का 15 करोड़ के ऊपर भी बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा जीएसटी टैक्स का, ठीक है। तो या तो उससे पूछ लेगी कि हाँ जी आप अभी कैपेबल हैं तो अभी दे दीजिए, या फिर आप नेक्स्ट ईयर में दे दीजिएगा। तो समझ में आया। इसके एक्सेप्शन क्या है, इनकम प्रीवियस ईयर और आपके प्रीवियस ईयर को ही हम क्या मानेंगे, असेसमेंट ईयर मानेंगे। प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर कब कब है, अंडर सेक्शन 174 में बताया मैंने, 174 में बताया, 174A में बताया, 175 में बताया एंड 176 में बताया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, कहते बिल्कुल आ गया। चलो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कर लिया है कि हाँ जी प्रीवियस ईयर क्या होता है, कर लिया है। अच्छा एक्सेप्शन लिमिट क्या होती है, एक्सेप्शन लिमिट क्या होती है, इसकी एक दायरा होता है जिसके अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर देते हो, मान लीजिए ये मैंने कहा कि 2.5 लाख है, ठीक है, इस लिमिट को अगर आप क्रॉस कर देते हो, आपकी इनकम इससे ज्यादा आ रही है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो रेट क्या होगी टैक्स की वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगी। अगर इससे कम है तो क्या होगा, आपको टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है आपकी इनकम के ऊपर, आप इजीली अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अभी वो लिमिट देखते हैं, अभी रेट देखते हैं कि हाँ जी रेट क्या है, इनकम टैक्स की जो रेट है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ना आपको ना रेट नहीं दी हुई है कि हाँ जी कौन सी टैक्स ओल्ड रिजिम है न्यू रिजिम है, और इसके बिना तो आप क्या नहीं कर सकते, आप अपने चैप्टर के अंदर जो सैलरी हेड है, ठीक है, जो सैलरी हेड है आप उसको नहीं कर सकते। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको टैक्स की रेट भी जाननी जरूरी है, टैक्स के अंदर क्या रेट लगती है, जो टैक्स के अंदर क्या रेट है, ओल्ड के लिए क्या है, न्यू के लिए, न्यू रिजिम भी आपने पढ़ा होगा कि जो चेंजेस आए हैं उसको मैं बताऊंगी। चलो रेट के बारे में जान लेते हैं कि हाँ जी रेट कैसे हम करने वाले हैं। देखो रेट है ना आपकी आपकी जो रेट है वो आपको ओल्ड रिजिम के हिसाब से दे रखी है। आपके ना देखो 2 रिजिम है, रिजिम इन द सेंस एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, समझो इसको। ओल्ड रिजिम है एक आपके पास न्यू रिजिम है, ठीक है। ओल्ड रिजिम आपकी बेस है आपके बच्चे एज के ऊपर कि आपकी कितनी एज है, उस एज के बेसिस पे कैटेगराइज की। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर आपकी एज बिलो 60 है तो उसे नॉर्मल पर्सन बोला गया है, ठीक है। अगर आपकी एज क्या है 60 से ज्यादा है बट 80 से कम है उसे सीनियर सिटीजन बोला गया है। मैं क्या ठीक है। अगर आपकी एज 80 से अबोव चली जाती है, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सुपर सीनियर सिटीजन। क्या सबको नजर आ रहा है, कोई डाउट है अभी तक, किसी को अगर कुछ नजर ना आ रहा हो तो बताइए। सबको नजर आ रहा है साफ साफ कि एक कह रहा है कि भाई नॉर्मल है, एक कह रहा है सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, एक कह रहा है सुपर सीनियर सिटीजन है। इस 60 की एज में आप अपने आप को लगा लीजिए
60 to 80 की एज में अपने पेरेंट्स को लगा लीजिए, अगर नहीं भी है तो भी लगा लीजिए, ठीक है। और 80 की एज में आपके दादाजी को लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओल्ड जो रिजीम है वो आपको एज के बेसिस पे, और इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। बट हाँ, न्यू रिजीम में बहुत बार चेंज हो चुके हैं और अब की बार भी चेंज हुआ है। आपको कौन सा करना है अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले ओल्ड रिजीम को देखते हैं कि हाँ जी ओल्ड रिजीम में कैसे कैटेगराइज किया गया है। चलो तो अब ओल्ड रिजीम में ना आपको दो तीन बातों का पता लग गया कि पहली बात तो ये एज के बेसिस पे है, कहते ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एक लिमिट दी जाएगी जिसको हम एग्जम्पशन लिमिट कहेंगे, मीन्स कि उस लिमिट के ऊपर नीचे है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, और यहाँ पर आपको बहुत सारी डिडक्शंस मिलती है। तो मैम जैसे आप कह रहे हैं क्या यहाँ पर नहीं मिलती होगी? नहीं, इसमें इतनी नहीं मिलती, इसमें 4 से 5 डिडक्शन मिलती है, पर इसमें क्या है बहुत सारी डिडक्शन मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो हमारी फर्स्ट स्टेज बताई मैंने, जिसे मैंने बोला 60 से बिलो है, जिसे हम इंडिविजुअल या फिर मैं कहूँगी इंडिविजुअल के लिए सीरीज, ठीक है। मेन बात, एक और बात ध्यान रखना, ये सीरीज किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए रेट, ओके, इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। अब मैंने कहा 60 एज वाले बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चे इन द सेंस पर्सन के लिए, अगर किसी की इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है, ध्यान से समझना, अगर किसी की इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है, उसको केवल किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना। मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ ये क्या इसकी एक एग्जम्पशन लिमिट है। जो आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि हाँ जी मैम जो आपने यहाँ लिखा हुआ था इसका मतलब क्या है, ये अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैम, अगर इसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है तो मैंने कहा अगर इसकी इनकम 5 लाख रुपए तक चलेगी ना तो पहले 2.5 लाख तो कह रहे कुछ भी नहीं देना, तो आगे के बचे 2.5 लाख है। अब 2.5 से 5 लाख रुपए तक का इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? वही सेम एज इट इज 2.5 लाख हो गया। इन 2.5 लाख के ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा? 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2.5 लाख गुना में 5 अपॉन इज इक्वल टू 12,500 रुपए। कहते ओके। अगर मैं कहूं कि मैम अगर इसकी जो इनकम है और ज्यादा एक्सीड कर जाए, मैंने कहा कितना बच्चे एक्सीड करेगी, कह रहे कि अगर मैंने कहा कि इसका 10 लाख रुपए हो जाए या 10 से कम हो जाए, जैसे मैंने कहा 7 लाख रुपए हो जाए। अब यहाँ पर देखो 5 लाख तक का यहाँ पर तक हिसाब किताब हो गया, कहते ठीक है। अब 5 लाख से ऊपर जितनी भी होगी अप टू 10 लाख रुपए तक का, उनको यहाँ क्या करना पड़ेगा? 20% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इनके बीच में 5 से लेकर 10 लाख के बीच तक के अंदर कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20%। कितना हो गया? 5 लाख इसके बीच का डिफरेंस हो गया है, और यहाँ पर 20%, तो ये हो गया 1 लाख रुपीज। कहते ओके एकदम से इतना बढ़ गया? बिल्कुल। अगर इसका 10 लाख से ज्यादा हुआ तो कहते हैं 10 लाख से जितना भी ज्यादा होगा ना अमाउंट, उस सारे एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर आपको 30% देना पड़ेगा। समझ में आया? एक छोटा सा एग्जाम्पल लो इसके लिए। मैंने कहा मेरी इनकम एक तो ले लेते हैं 7 लाख रुपए और दूसरा ले लेते हैं मेरी इनकम 12 लाख रुपए। ये 10 लाख से ऊपर भी होगी और बीच का भी होगा। अब यहाँ पर पहले 2.5 लाख के ऊपर तो मुझे कुछ नहीं देना भाई, कहते बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है जी। ये क्योंकि ये क्या हो गया? एग्जम्पशन लिमिट हो गई है, कहते ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? मैंने कहा अगले जो आपके 2.5 लाख होने वाले हैं, ठीक है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या करना पड़ेगा आपको? उसके ऊपर 5% देना है। अब यहाँ पे सेम एज इट इज है, 5 लाख के ऊपर 5% कितना हो गया? कहते हैं 12,500 हो गया। कहते ठीक है। पहले केस में आपकी इनकम कितनी है? 7 लाख रुपए है। अब ये तो यहाँ लाई कर गया, कहते बिल्कुल हो गया। 5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में कितना अमाउंट हो? क्योंकि 5 लाख रुपए तक का तो हमने हिसाब किताब कर दिया है, नहीं कर दिया? डेफिनेटली कर दिया। अब आप ये बताइए कि 5 लाख और 7 लाख के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? कह रहे 2 लाख रुपए। अब 2 लाख के ऊपर मैं क्या करने वाली हूँ? 20,000 रुपए के 20%, सॉरी 20,000 नहीं 20% टैक्स लगने वाला है। तो कितना हो गया? 40,000 हो गया। नहीं हो गया? समझ में आ रहा है? मीन्स कि इसका टोटल टैक्स कितना बन गया? 52,500 हो गया। क्या इतना समझ में आया? बिल्कुल आ गया। इसी तरीके से बाकी जो एज है, जैसे कि मैंने कहा सीनियर सिटीजन कौन है? जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है परंतु क्या है 80 से कम है, तो उनके लिए लिमिट क्या दी गई है? पहले 3 लाख के ऊपर कह रहे हैं कोई भी टैक्स नहीं देना। अब नॉर्मल पर्सन के लिए कितना था? 2.5 लाख था। इनके लिए कितना है? 3 लाख है। कहते ठीक है। अब 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक के इनको कितना देना पड़ेगा?
5% देना पड़ेगा। कहते बिल्कुल ठीक है। 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक आपको 20% देना पड़ेगा। ये बच्चे आपको लिमिट थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, बट याद करने के लिए मैं इसको ट्रिक बताती हूँ, पहले इसको रीड करिए। सुपर सीनियर सिटीजन कौन हो गया? जिनकी उम्र क्या है? अबव 80 है, इसकी दादाजी, ठीक है, दादाजी अभी क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं, उनको पेंशन मिल रही है, वो भी टैक्सेबल है भाई, ठीक है। कह रहे पहले 5 लाख, कह रहे मैम हमें तो 2.5 लाख रुपए दिए थे, इनको 5 लाख रुपए दिए, ऐसा क्यों? एग्जम्पशन लिमिट इतनी छूट क्यों दे रहे हैं इनको? अब आप ये देखो, आपकी उम्र को देखो, आप कमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, यस, बट आपके जो दादाजी हैं क्या वो मेहनत कर सकते हैं? तो उनको छूट ज्यादा देनी पड़ेगी ना, ज्यादा देनी पड़ेगी। पर हाँ, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के बीच में फिर वही सेम एज इट इज 20% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। देखो 5 लाख से लेकर, इनका देखो कॉमन पॉइंट बता दूं मैं, 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में कितना परसेंट है? 20%। 5 लाख से लेकर 10% के बीच में 20% है, और 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक 20% है, और आगे भी सेम है, ये वाला 10 लाख के से अबोव है 30%, और ये 30%, और यहाँ पे भी, मतलब कि ये कह सकते हैं हम कि लास्ट के दोनों पॉइंट सेम है, डेफिनेटली सेम है, कहते ओके। पर फर्क क्या हुआ मैम? फर्क ये हुआ बच्चे, फर्क ये हुआ जो रिबेट है ना आपकी, सॉरी रिबेट नहीं आएगी अभी, कहाँ गया? अरे मैंने लिखा हुआ था, छूमंतर हो गया इनका तो, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एग्जम्पशन लिमिट कितनी है बच्चे? आपके पास 2.5 लाख रुपए है, यहाँ पे एग्जम्पशन लिमिट आपकी 3 लाख रुपए है, और यहाँ पे एग्जम्पशन लिमिट आपकी 5 लाख रुपए है। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम्पशन लिमिट दैट मीन्स यहां तक आपके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। जैसे इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे 5%, 20% और 30% की एक रेट है। 2.5 से लेकर 5 लाख रुपए तक का 5% लगेगा, और 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का 20% लगेगा, और 10 लाख से ऊपर जितने भी हैं उनके ऊपर 30% लगेगा। ये जो 5 लाख से लेकर 10 लाख है सब में सेम है, ये वाला क्राइटेरिया सब में सेम है, ठीक है। अच्छा मैम, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 2.5 लाख है और ये अप टू 5 लाख रुपए तक, दैट मीन्स इनके बीच का डिफरेंस 2.5 लाख ही हुआ है ना। इसके ऊपर हमें बस 5% टैक्स देना है। कब? आप जब नॉर्मल के केस में आते हैं। कहते हाँ, अगर मैं कहूँ आप अगर सीनियर सिटीजन का केस में मैं कहूँ कि 3 लाख से आगे कितना हो गया, ये कह रहे हैं कि 3 लाख से आगे मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपए तक, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गए। इस 2 लाख के ऊपर मुझे क्या करना है? केवल और केवल 5% ही क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे बीच में कोई है ही नहीं। देखो आगे समझ में, तो याद कैसे करेंगे इसको? याद इस तरीके से करेंगे कि इसकी बस ये 2 याद करनी है, और नीचे वाली तो सबकी सेम ही है, ठीक है। अच्छा, ये है बच्चे आपकी ओल्ड रिजिम। अगर मैं न्यू रिजिम के बारे में अगर बात करूं, न्यू रिजिम में आ जाता है बच्चे आपके पास अंडर सेक्शन 115 BAC। 115 BAC क्या कहता है? ये आपका न्यू रिजिम है। मीन्स कि अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि भाई मुझे तो ओल्ड अप्लाई करनी नहीं है, जो ऊपर लिखी हुई है ना, मुझे तो ये ओल्ड अप्लाई करनी नहीं है, मैं तो नई में जाना चाह रहा हूँ। नई में जाने का फायदा ये है कि इसकी जो टैक्स की रेट है ना, अब हमने क्या देखा, सीधा 12,500 से सीधा हमें 1 लाख पे दे रहे थे, है ना, नहीं दे रहे थे। बट न्यू टैक्स रिजिम में क्या है, आपको बहुत छोटी छोटी टैक्स की रेट दी गई है, और उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी भी कम ही बनेगी। क्या ओके? तो यहाँ पर कुछ टैक्स की रेट कम है तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर डिडक्शंस कम मिलेगी, मीन्स की आगे जो छूट मिलती है ना वो आपको कम मिलेगी। देखो अब यहाँ पर देखो आप कौन से, अब सबको पता लग गया आपका फाइनेंशियल ईयर, या फिर मैं कहूँ कि आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है जिसमें आपने कमाया था। मैम हमने तो कमाया था, कब कमाया था? आपने पिछले साल कमाया था, ठीक है। और असेसमेंट ईयर कौन सा है? अब इस साल हमने इसकी असेस करके अपनी इनकम के बारे में असेस करके दिया है। अब 15 सितंबर को हमने दिया या नहीं दिया? बिल्कुल दिया। अच्छा, यहाँ की लिमिट क्या है? लिमिट याद रखने और कुछ नहीं है, और इसको याद नहीं करेंगे हम, इसके हम ये कह सकते हैं ड्रिलिंग करेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को आगे करते जाएंगे ना, ये हर एक स्टेप में आएंगे और उसको मैं अप्लाई करूंगी, बार बार लिखेंगे इसको, वो याद हो जाएगी आपको, सिंपल सी। बट हाँ, ये थोड़ा सा क्रैमिंग का मैं कह सकती हूँ, क्रैमिंग का है पोर्शन, ठीक है। कह रहे कि पहले 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। कहते ओके, क्या मैम यहाँ पे एज मैटर नहीं करती? नो, यहाँ पर एज आपकी मैटर ही नहीं करती है।
यहाँ पर आपकी मैटर करती है एक लिमिट। यहाँ पर कोई भी समझ पा रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, वो क्या कर सकता है, इस रेट को अप्लाई कर सकता है। ओके, यहाँ पे एज मैटर नहीं है, चाहे आपकी उम्र 16 साल है, 60 साल है, 80 है, 82 है, 92 है, 100 है, कुछ भी है, सबके लिए एक जैसी है। तो ये कह रहे हैं कि पहले 3 लाख के ऊपर आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आपको नजर आ रही है, कितना आपको रेट याद करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स है ये चीजें याद करनी। अब और ज्यादा सिंपल कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले 3 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना, फिर कह रहे हैं कि अगले 3 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में जो अमाउंट बनेगी उसके ऊपर आपको क्या करना है, 5% आपको टैक्स देना है। कहते ठीक है, मतलब मैम कितनी बनी, 4 लाख रुपए बनी, इसकी 4 लाख के ऊपर 5% निकालेंगे तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करें, 4 लाख के ऊपर 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 20,000। कहते ठीक है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से लेकर 10 लाख तक बात की जा रही है, ठीक है, मतलब कि आपकी इनकम, जैसे मैं ये तो नहीं कहेंगे कि आपकी इनकम टोटल बताई जाएगी ना, कि मेरी तो इनकम भाई 12 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ, तो 12 लाख कमा रहे, पहले 3 का हिसाब हो गया, अगले 7 तक का हो गया, अब आगे 10 तक का हिसाब होगा, 7 से लेकर 10 लाख के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 लाख रुपए होगा। 3 लाख के ऊपर मैं क्या करने वाली हूँ, 10% आपके ऊपर टैक्स लगेगा, दैट मीन्स 30,000 यहाँ पे टैक्स हो गया। कहते बिल्कुल ठीक है। फिर 10 लाख से लेकर अगर 12 लाख रुपए तक की इनकम है, तो बीच का डिफरेंस कितना है, 2 लाख रुपए है, तो इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, यहाँ पर लगेगा 15%। 2 लाख के ऊपर अगर मैं 15% कहूँ तो यहाँ पे हो गया 30,000 रुपये। कहते बिल्कुल ठीक है। अब 12 लाख से लेकर 15 लाख तक के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 लाख रुपए है, तो ये कितना परसेंट लगेगा, 20%, तो यहाँ पे 60,000 हो गया। अगर 15 लाख से भी और ज्यादा है तो जितना भी आगे बैलेंस बचेगा, बैलेंस अमाउंट जितना भी बचेगा, ठीक है, मैंने कहा मेरा तो 20 लाख इनकम है, 15 तक का तो हिसाब किताब कर दिया, अब 5 लाख का बच गया, 5 के ऊपर मैं 30% लगा दूं, या मैं कहूँ कि मेरी तो 40 लाख है भाई, 40 लाख है तो इसमें 10 लाख और मिला दो, तो समझ में आ रहे हैं। तो जो भी बैलेंस बचेगा उसके ऊपर 30% हमें टैक्स लगा देना है, और इन सबको फिर हम टोटल करके ही कहेंगे कि हमारा एज पर द सेक्शन अंडर सेक्शन 115 BAC के हिसाब से आपका टैक्स रेट कैलकुलेट हो गया है। क्लियर आ रहा है समझ में, क्लियर आ रहा है समझ में। अब आप ये कहेंगे कि मैम आपने और इधर साइड में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, ये आई है चेंज, जो मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स के अंदर जो नया चेंज आया है, ये चेंज आया है। और मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी बुक के अंदर ये बोला गया है, वैसे ये जो अप्लाई कब होने वाला है, नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होने वाला, दैट मीन्स अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर, फर्स्ट इन द सेंस प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर समझाया था। जिस साल हम कमा रहे हैं उसे हम प्रीवियस ईयर कहेंगे, जिस साल हम चीजों को असेस करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसे हम असेसमेंट ईयर कह रहे हैं, है ना। चलो जी, अब ये कह रहे हैं कि ये जो भी चेंजेस आए हैं ना, ये जो भी चेंजेस आए हैं हमारे इनकम टैक्स के अंदर, वो चेंजेस क्या होने वाले हैं, आपके कब से अप्लाई होंगे, आपके अप्लाई होंगे असेसमेंट ईयर 26-27 में अप्लाई होंगे। 26-27 दैट मीन्स इस साल आप कमा रहे हैं तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर बन जाएगा, और अगले साल इसके ऊपर जब ब्यौरा देंगे ना तो ये आपका तब से अप्लाई होगा, ये अब अप्लाई नहीं होने वाला। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपकी बुक के अंदर ये दे रखा है तो आप कर सकते हैं, मुझे जितना आइडिया लग रहा है ये नहीं दिया मिलेगा। अगर नहीं दे रखा तो आपको जो मैंने अभी करवाया है ना, ये आपको अप्लाई करना है। 3 लाख तक एग्जाम्पशन लिमिट 3 से 7, 5%, 7 से 10, 10%, 10 से 12, 15%, 12 से 15, आपके पास 20% है। याद करने का तरीका क्या होने वाला है बच्चे, जैसे कि ये देखो 4 है, फिर 3 लाख का डिफरेंस रह गया, फिर 2 लाख का डिफरेंस हो गया, एक लिमिट आने के बाद ये फिर बढ़ना शुरू हो गया, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में होता है ना, फिर ये बढ़ना शुरू हो गया। ये रेट आपका 5 का टेबल है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे 25 नहीं आएगा, कभी यहाँ पे 25 का लगा दे, सीधा 30 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। अच्छा, ये लिमिट कैसे दी हुई है इसको गो थ्रू कर लीजिए। अप टू यहाँ पे 4 लाख का और छूट दे दी है, नील है। 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक की इनकम है तो 5%, यहाँ पे सब में 4 लाख का डिफरेंस है, सब में 4 लाख का डिफरेंस है, दैट मीन्स आपको 4 का टेबल काउंट करना है। मैंने ट्रिक्स तो बहुत निकाली है बट आपको याद करना पड़ेगा, ट्रिक्स को समझना पड़ेगा। 5 का टेबल यहाँ पे काउंट करना है और 4 का टेबल यहाँ पे काउंट करना है। 4 1 4, 4 2 8, 12, 16, 20 एंड 24। गॉट इट, हो गया सिंपल। आई आपको रेट समझ में, ये किसकी है बच्चे, ये है बच्चे आपकी इंडिविजुअल की रेट।
इंडिविजुअल के ऊपर ये ही थोड़ा सा बड़ा था, बाकी तो सारे छोटे छोटे हैं, ठीक है, ये सारा नीचे खत्म ही हो जाएगा। इनकम टैक्स के अंदर जो मैंने आपको बताई थी रेट आपको समझनी है कि हाँ जी किस रेट से गवर्नमेंट क्या करने वाली है, आपके ऊपर टैक्स लगाने वाली है, वो आपको रेट आई समझ में, क्या किस रेट से है। इंडिविजुअल की रेट आई समझ में। एक तो ओल्ड रिजीम होती है, एक आपकी न्यू रिजीम होती है। ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपको कैसे टैक्स पे करना पड़ेगा, एक एज क्राइटेरिया है, और न्यू रिजीम के हिसाब से आपको अंडर सेक्शन 115 BAC 115 BAC के हिसाब से रिजीम है, और ये आपके सैलरीड पर्सन के लिए। अगर मैं कहूँ कि मैम ये अगर बिजनेसमैन अप्लाई करना चाहे तो, बिजनेस या प्रोफेशन वाले अप्लाई करना चाहे तो ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं कहूँ कई बार ऐसा होता है कि मैंने आज मन किया, मतलब इस पिछले साल मेरा 2023 में मन किया था, पिछले साल कि भाई मैं 115 BAC को अप्लाई करूँ। मैं क्या ठीक है, मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मैंने क्या चलो ठीक है। तो मज़ा नहीं आया यार, इसमें डिडक्शन मिलती नहीं और ज़्यादा पैसे कटते नहीं है, मतलब पैसे कम ही नहीं हो रहे जिससे मेरी टैक्स कम बने। तो मैं तो अब 2024 में ना मैं तो ओल्ड रिजीम से ही काम करूंगा। मैं क्या ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओल्ड रिजीम में देखा एकदम से टैक्स बढ़ गया, भाई रेट अमाउंट ज़्यादा आ रही है, तो मैंने कहा नहीं नहीं 2025 में अब मैंने टैक्स भरा है ना, तो मैं तो ना न्यू रिजीम के हिसाब से करूंगा। कहते ठीक है। कहने का मतलब क्या आप ऐसे चेंज कर सकते हो? कहते हाँ कर सकते हो, पर कौन? सैलरीड पर्सन कर सकता है। मैम बिजनेस वाले नहीं कर सकते, मैम बिजनेस वाले नहीं कर सकते। भाई नहीं कर सकते क्योंकि सरकार ने बोला है कि अगर आप ऐसे जिगजग करके करेंगे, क्योंकि सैलरी हेड वाले में क्या होता है कि आप किसी के अंडर काम करते हुए तो आपको एक जो आपकी सैलरी मिलती है ना उसका एक ब्यौरा होता है, आपको ऑनलाइन आपके बैंक में मिलती है डायरेक्ट। बट बिजनेसमैन क्या कर सकता है, घोटाला कर सकता है, और वो घोटाले से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि अब बिजनेसमैन को केवल एक ही बार ऑप्शन देती है कि भाई या तो तुम इसको अपनाओ या इसको अपनाओ। एक बार इसको अपनाने दे दिया तो वापस उसको स्विच करने के लिए नहीं बोलेंगे। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ जी, गॉट इट। ये आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ मैंने, ठीक है। नॉर्मल सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैम इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ही ना दे रखी हो, तो अगर मैं कहूँ कि अगर एज क्राइटेरिया नहीं दे रखा और मैं चाह रही हूँ कि भाई मुझे तो ओल्ड एक्सेप्ट करनी है, तो उस टाइम में ये कहेंगे कि तब भी आपको क्या मानेंगे, आपकी ना तो एज ना आपने कहा कि मैं तो ओल्ड एक्सेप्ट करना, तो आपको 60 में कंसिडर करेंगे। कहते ओके मैम, अगर मैं NR हुई तो मीन्स की नॉन रेजिडेंट हुई, भारत की नहीं हुई तो, और भारत में मैं कमा रही हूँ, तो तब भी आपके ऊपर यही अप्लाई होगा, ठीक है। ओके, न्यू टैक्स रिजीम जो 2025 में जो अपडेटेड आई है ये है, बट आपको मैंने बता दिया कि क्या अप्लाई होने वाली है। ये वाली ये आपके एग्जाम में आएगी, ये आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। गॉट इट। ओके, अगर मैं कहूँ इंडिविजुअल का आगे समझ में, अब मैं फर्म होगी, AOP होगी, BOI होगी, जो हमने पर्सन को समझा था, है ना, पर्सन की परिभाषा में ये सारे आए थे। सबकी मैंने ना इस तरीके से आपके चैप्टर को डिजाइन किया है जिससे आपको ना कोई भी दिक्कत नहीं आए। जैसे कि 8 पॉइंट है वैसे नॉर्मली, रेट हो गया, सरचार्ज हो गया, रिबेट हो गया, डिडक्शन हो गया, किस किस को मिले, क्योंकि सब पर्सन की ना अलग अलग दी हुई है। तो सबसे पहले हम सारी रेट करेंगे, फिर रिबेट करेंगे, फिर सरचार्ज करेंगे, फिर डिडक्शन करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे। चैप्टर सिंप्लीफाइड करके बताया, तभी तो कह रही थी इस वीडियो को, इस जो सीरीज में आपको दिखा रही हूँ, लेकर आ रही हूँ आप लोगों को, वो आपके लिए 100% आपको समझ में आएगी। नहीं आ रही तो मेरे से बताइए आप क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगी। अब आपको इंडिविजुअल की समझ में आई। अच्छा, अब मैं बात कर रही हूँ HUF की होगी, फर्म की होगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की होगी, BOI की होगी, इन सब के बारे में बात की जा रही है। इनके ऊपर बोला गया है कि हाँ जी आपके ऊपर एक फ्लैट रेट लगेगी, फ्लैट रेट लगेगी। मतलब कहते कोई भी ऐसा एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी ऐसे लेवल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में ना सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल है भाई, तो इनके ऊपर ही ज़्यादा थोड़ा सा संकट आया हुआ है समझने में, ठीक है। अच्छा, कंपनी की अगर बारे में बात की जाए तो कंपनी ये देखा जाएगा कि बच्चे कैसी कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है या फिर आपकी फॉरेन कंपनी है। मैंने कहा कि भाई मेरी तो डोमेस्टिक कंपनी है, कहते हैं डोमेस्टिक कंपनी है तो आपकी ये देखा जाएगा कि आपका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर समझते हैं कि आप सेल कितना कर रहे हैं। ग्रॉस रिसिप्ट समझते हैं, नहीं पता होगा मैं बता देती हूँ। ग्रॉस रिसिप्ट का मतलब होता है जब आप सर्विसेज देते हैं ना, तो उस टाइम दैट मीन्स आपका क्या है, प्रोफेशन है, प्रोफेशन के टाइम आप क्या करते, प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं, और उस टाइम जो भी आपको रिसिप्ट होती है उसको बोला गया है, ठीक है। और टर्नओवर क्या होता है, बिजनेस में होते हैं जहां पर आप गुड्स की डीलिंग करते हैं। अगर उनकी चीजें अगर आपकी वो क्या है 400 करोड़ रुपए तक है, ध्यान से सुनना, 400 करोड़ रुपए
तक अप टू के बारे में बात की जा रही है, तो आपके ऊपर 25% का केस लगेगा। कहते हैं अच्छा, और अदर कंपनीज के अंदर जो नॉर्मल हो गए, जिनकी इसको एक्सीड कर दे देता है, वहां पे 30% का लगेगा। ठीक है, फॉरेन कंपनी हुई तो यहाँ पे 40% लगेगा। अगर आपकी बुक के अंदर 40, हाँ मेरे माइंड में 40 चल रहा था क्योंकि मुझे बताना है। अगर आपकी बुक में 40% लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये पहले था, अब नहीं है बच्चे, नया आ चुका है 35% है, अपडेटेड है। ठीक है, अच्छा मैम, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम है 115 BAC, क्या इनके लिए भी ऐसा कोई ऑप्शनल है कि अगर ये इनको अप्लाई ना करना चाहे तो? क्या इनके लिए भी है? हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बट वो अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ। इसके 3 सेक्शंस अलग हैं कंपनी के। टैक्स रेट जो कि आपकी डोमेस्टिक कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी के बारे में बात की जा रही है, आपको नॉर्मली 40, 30 या 25 का रेट आपको मिलेगा। ठीक है, बट ये जो स्पेशल ऑप्शन है स्पेशल कंपनीज के लिए है कि अगर आप इस चीज में एनरोल हैं तो आपको ये छूट मिलेगी, जिसकी वजह से आपको टैक्स की रेट भी कम देनी पड़ेगी। 25% हो गया, 22% हो गया, 15% हो गया। जैसे कि अगर कोई नई मैन्युफैक्चर कंपनी है, ठीक है, और वो 2017 से पहले सेटअप में आई है, तो उनके लिए 25 सेक्शन लगेगा और अंडर सेक्शन 115 BA लगेगा। इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, अंडर सेक्शन 115 B डबल ए के अंदर क्या कहते हैं, अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है और उन्होंने बोला है कि अगर आप ये ना, अब देखो सरकार है ना, तुम्हें कुछ छूट देगी। छूट देने का मतलब क्या है कि जैसे मैं कहूँ कि आपको टैक्स की जो भी लायबिलिटी बनेगी ना, जो भी लायबिलिटी बनेगी उसको कम करने के लिए ना एक अमाउंट माइनस करने के लिए दे देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इनको ना लिया हो ना तो आपके ऊपर 22% लग जाएगा। सिंपल सी बात है, या तो इनको ना लो, इसको ले लो 22% को। अगर आप इसको ले रहे हो तो आप तो 30% भरना पड़ेगा या 25% भरना पड़ेगा। समझ पा रहे? 3% की कमी कर दी है। या तो इनको ले लो तो आपको 22, इनको लोगे तो आपको 30% इनका बड़ी रेट पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप इनको नहीं ले रहे हैं तो आपके ऊपर 22% का लग जाएगा। मैम ये एग्जाम्पशंस कौन सी है, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पशंस आपकी आगे आएंगी। वैसे 1010 ए हो गया, डेप्रिसिएशन का हो गया। 35 AD आपका स्पेशल बिजनेस है। ओलंपिक हुआ था ना हमारे इंडिया के अंदर 2011-12 में होता, आई थिंक, वहां पे उन बिजनेस मैन वालों को दिया था। आपको डिडक्शंस दी जाएगी। आपको 80C से लेकर 80U तक की जो डिडक्शंस है, ठीक है, H से लेकर 80TT है, आपका डिडक्शन का चैप्टर 15 है ना। ये अगर आपने ना ली हो तो आप क्या कर सकते हो, 22% आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। किसकी? डोमेस्टिक कंपनी के बाद। अच्छा, दूसरा 115 BAB क्या कह रहा है, 15% कब लगेगा? ये कह रहे हैं पहली बात तो आपका बिजनेस कब होना चाहिए, सेटअप 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर 2019 के बाद होना चाहिए। अच्छा, स्टार्ट की मैन्युफैक्चर बिजनेस होना चाहिए, और जितना भी आप बिजनेस में लगा रहे हैं प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, जो भी गैजेट आप लगा रहे हैं वो सारा का सारा नया होना चाहिए। ये नहीं है पुराने गैजेट के साथ आप काम करने जा रहे हैं। आप ये सोचे कि हाँ मेरा ये भी नजर आ जाएगा कि मेरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेरा ये भी नजर आ जाएगा मेरा बिजनेस नया है, बट मैं ऐसे करता हूँ पुराने औजार है ना उनको यूज कर लेता हूँ। गवर्नमेंट कहेगी अरे नहीं, सब कुछ नया होना चाहिए, तब हम आपको 15% की रेट देंगे, और ये फर्स्ट टाइम होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फॉरेन कंपनी के लिए मैंने आपको बता दिया कि पहले जैसे कि 40% होता था, अब ये 35% हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत है? हमने कंप्लीट चैप्टर की जो रेट होती है ना वो हमने डिस्कस कर ली है। हाँ जी बोलिए। देखो मोस्ट ऑफ आपका जो चैप्टर है ना कवर अप हो चुका है, पर थोड़ी छोटी छोटी बातें हो रहती है, उनको देखते हैं। क्या आपको असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एसएससी पर्सन आ गया समझ में? एग्जाम्शन लिमिट क्या होती है, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम क्या होती है, स्लैब रेट आ गया समझ में, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है? कहते ठीक है, अच्छा जी, अच्छा ओके, आपने एक्सेप्शन कर लिए जनरल रूल का, ये भी आ गया समझ में। अब आपका ये वाला पोर्शन रहता है टॉपिक नंबर 4 करें, और ये लास्ट वाला पॉइंट इनको भी कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं आपको ना रिबेट बताती हूँ, ठीक है, फिर मैं सरचार्ज बताऊंगी आपको, फिर मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बताऊंगी, देन उसके बाद में मैक्सिमम मार्जिनल रेट बताने वाली हूँ, देन उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं आप अपोजिट क्यों चल रहे हैं? ध्यान से देखो, मैं आपको एक सीरीज पढ़ाती हूँ और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हाँ जी किस तरीके से आपकी टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। अरे कहाँ गया भाई, ये रहा। जब भी हम किसी की भी टोटल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी भी टैक्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले होता है कि जितने भी मैंने आपको 5 हेड बताए ना, हमारे इनकम टैक्स के 5 हेड है,
सैलरी हेड हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हेड हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन हेड हो गया, कैपिटल गेन हेड हो गया, अदर सोर्सेज हेड हो गया। इन सब से जो भी इनकम टोटल होगी ना, उसे तो देखो बच्चे मैं बता देती हूँ, उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ग्रॉस का मतलब क्या है, उसके अंदर अभी कुछ ना कुछ ऐड, कुछ ना कुछ लेस करना भी रहता है ना। टोटल इनकम को हम अगर इंडिकेट करें कि टोटल इनकम में से अभी कुछ ना कुछ चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, ग्रोस में से कुछ ना कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, देन उसमें से क्या निकल कर आ जाएगा, मेरा टोटल इनकम निकल कर आ जाएगा। ठीक है मैम, क्या कुछ करना पड़ता है, जैसे कि डिडक्शंस, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 15 है, वहां डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। अब इस टोटल इनकम के बाद हम क्या करने वाले हैं बच्चे, हम कुछ स्लैब रेट लगाएंगे, जो भी हमने डिस्कस किया है। इंडिविजुअल की अलग है, फ्लैट रेट आपने कंपनी की पढ़ ली है, फ्लैट रेट 40 अब किसी की नहीं है, ये बहुत पुराना चार्ट है। ठीक है, फ्लैट रेट अब 40 किसी की नहीं है, 30 हमने डोमेस्टिक कंपनी की पढ़ी, 35 हमने फॉरेन कंपनी की पढ़ी। कहते ठीक है, अब टैक्स रेट अप्लाई करने के बाद ना मेरी टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। कहते अच्छा, अब वो इतनी ज्यादा है, उसको कम करने के लिए रिबेट दी जाएगी। तो पहले रिबेट का मतलब मैं समझाऊंगी, ठीक है, उसके बाद हम सरचार्ज समझेंगे, उसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन समझेंगे। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चंस में बुक के अंदर हेल्थ मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है, मार्जिनल रिलीफ जो है, वो कॉन्सेप्ट दिया है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से कह रही थी कि पहले हम इन सबको धीरे धीरे करेंगे। चलो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हाँ जी, रिबेट क्या होता है। रिबेट बच्चे आपकी अंडर सेक्शन 87A के अंदर दी हुई है। मैम ये सबको मिलती है? नहीं, ये सबको नहीं मिलती, ये इंडिविजुअल को मिलती है। पहले समझो इस बात को, क्वेश्चन बाद में करना, ठीक है। पहले समझो इस बात को, किसको क्या कुछ मिलता है। रिबेट क्या होता है कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी जो भी बनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरी टैक्स की लायबिलिटी 20,000 रुपये बन गई, इस टैक्स की लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या सरकार रिबेट देती है? अगर देती है तो उसके लिए क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी? इसके लिए 3 कंडीशन है। क्या है इसके लिए? 3 कंडीशन है। अब आपको ये तो पता लग गया कि हाँ जी इंडिविजुअल कौन होता है, इंडिविजुअल आप और हम जैसे लोगों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। रेजिडेंट का मतलब पता है? नहीं पता तो हम वैसे भी 3rd चैप्टर में करने वाले हैं, रेजिडेंट स्टेटस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वहां ये कहता है, वहां ये कहता है कि अगर कोई पर्सन इसकी भारत के अंदर उसकी पीरियड ऑफ स्टे कितने दिनों तक वो रहा है, हमें वो काउंट करना है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, उसके लिए भी है, ठीक है, तो वो रेजिडेंट कहलाया जाएगा। कहते ठीक है, पहली कंडीशन आ गई, इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए। अगर उसकी इनकम, अभी देखो 2 तरीके की रिजीम है, तो सिंपल सी बात है, 2 तरह की रिजीम है तो 2 तरीके की रिबेट भी होगी, ओल्ड रिजीम और आपका न्यू रिजीम। ठीक है, इनकम ओल्ड रिजीम के हिसाब से क्या है, इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपए तक है, इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो आपको रिबेट मैक्सिमम 12,500 रुपए तक की मिलेगी। मैम समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दीजिए, सुनो ध्यान से सुनो। मैंने कहा मेरी इनकम 5 लाख रुपए तक है, मेरी इनकम 5 ही लाख है, तो जैसे मैंने कहा मैं ओल्ड रिजीम में हूं मैं, और 60 से कम की एज में हूं, तो पहले 2.5 लाख के ऊपर तो मेरा कुछ नहीं लगने वाला। कहते ठीक है, नेक्स्ट जो 2.5 लाख है उसके ऊपर कितना लगेगा? मैंने कहा 5% लगेगा। कितना हो गया? 12,500 हो गया। ठीक है, अब ये तो बच्चे क्या है, आपके टैक्स की लायबिलिटी जो आपको भरनी है, और ये कह रहे हैं कि कितनी छूट मिलेगी? 12,500। मैं क्या, वाह जी वाह, 12,500 टैक्स बना था, छूट भी 12,500 बन गई, दैट मीन्स कोई भी टैक्स आपको नहीं देना। मन बड़ा खुश हुआ। कहते ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरी उम्र 60 से ऊपर है, ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया अप्लाई होगा कि पहले 3 लाख के ऊपर तो मुझे कुछ भी टैक्स नहीं देना। मैं क्या, नहीं देना। अगले 2 लाख के ऊपर मुझे कितना टैक्स देना है? 5% देना है, तो जो कि कितना बना? मेरा बन गया भाई 10,000 रुपए। कहते ठीक है, ये क्या है, मेरी टैक्स लायबिलिटी है। छूट कितनी मिलेगी? 12,500। दैट मीन्स मैक्सिमम आपको 12,500 मिलेगी, और जितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको देखेंगे, मैक्सिमम 12,500 है, और इनमें से जो भी होगा विच एवर इज लोअर उसको सिलेक्ट करेंगे। मीन्स की 10,000 टैक्स लायबिलिटी बनती है, 10,000 इसमें से माइनस कर देंगे, खत्म, कुछ भी नहीं देना। तो मैम आपके बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम जो आपने ये 2,500 रुपये बचा लिए हैं, ये हम क्या अगले साल यूज करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगले साल ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाँ मैं आपको फॉरवर्ड कर दूं, नहीं ऐसा नहीं है। आपको मैक्सिमम 12,500 की मिलेगी। ठीक है, अगर इनकेस आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी 20,000 बन जाती, ठीक है, 20,000 बन जाती, तो पहली बात तो क्या होता, आप उस कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि इनकम 2.5 लाख के ऊपर अगर मैं 5% कैलकुलेट करी तो मैक्सिमम 5
12,500 ही आ रही है, और यहाँ तक आते आते आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। तो इसका क्राइटेरिया ही 5 लाख है बच्चे। पहली बात तो लॉजिकली सोचे तो अगर इन केस अगर आपकी इनकम ज़्यादा बन भी जाते तो आपको मैक्सिमम 12,000 का ही टैक्स की छूट मिलेगी रिबेट के अंदर, रिबेट के दौरान। ठीक है, आया समझ में। न्यू टैक्स रिजीम के अगर बारे में बात की जाए तो न्यू टैक्स रिजीम आपकी ये वाली अप्लाई होगी, ये ध्यान रखना। और जो भी बच्चे 2026 में वीडियो देखेंगे उनके लिए ये वाली अप्लाई होगी, मैं पहले बता रही हूँ। 2026 वाले बच्चों के लिए ये वाली है, और 2025 में जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ये है। ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर इतना जल्दी चेंज नहीं आएगा बच्चे। और दूसरा, बुक के अंदर जो आपकी असेसमेंट ईयर जो चलेगी वो आई थिंक नेक्स्ट ईयर भी आपकी यही चलने वाली है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है, ये इसमें सेम एज इट इज कंडीशन है कि हाँ जी पर्सन क्या होना चाहिए भाई, इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। मैं क्या ठीक है, आपकी इनकम यहाँ पर 7 लाख रुपए है। न्यू टैक्स रिजीम में कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आपको रिबेट क्या है, 25,000 रुपए तक की मिलेगी। मैम अगर इनकम 7 लाख से एक्सीड कर जाती है तो कह रहे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से भी एक्सीड कर जाती है तो भी इनकम रिबेट नहीं मिलेगी, एज पर द ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के हिसाब से 7 लाख। कहने का मतलब ये है कि हाँ जी 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको मैक्स टू मैक्स 25,000 रुपए का रिबेट मिलेगी। एग्जाम्पल ले, चलो मान लेते हैं आपकी 7 लाख की इनकम है, तो क्या मैंने आपको टैक्स के रूल बताए थे यहाँ पर, कह रहे पहले 3 लाख के ऊपर तो कोई भी टैक्स नहीं देना, तो बिल्कुल भी नहीं देना। अच्छा, आगे जो अमाउंट बन रही है उसके ऊपर कितना बन रहा था, 4 लाख बच रहा था। 4 लाख के ऊपर मैं अगर 5% कैलकुलेट करूं तो कितना बन रहा है, 20,000 बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, 20,000 बनी। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल बन गई, तो लेस कर दीजिए, कुछ भी टैक्स नहीं देना क्योंकि छूट इतनी मिल रही है और आपको देना इतना है, खत्म, समथिंग। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर नया जो बजट है 2000 असेसमेंट ईयर जो आपकी 26-27 की अगर बात की जाए, वहां पे ये लिमिट ना थोड़ी एक्सटेंड कर दी है। कह रहे हैं ना 12 लाख रुपए तक की इनकम हुई तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना, क्योंकि वहां पर रिबेट कितनी होगी, 60,000 होगी। ठीक है, मीन्स की 12 लाख रुपए इनकम और आप कितनी रिबेट ले सकते हैं, 60,000 रुपए तक की। सेम एज इट इज कैलकुलेट करके देख लेना बेटा, जैसे 12 लाख के ऊपर कितनी बनेगी, ये चलो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये होमवर्क है। ठीक है, 12 लाख इसके हिसाब से निकालनी है और उसके बाद आपको यहाँ तक कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूँ। 4 लाख के ऊपर 5% कितना हो गया, 20,000 हो गया। कहते ठीक है, नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर 10% 40,000 हो गया। कितना हो गया टोटल, 60,000 हो गया, नहीं हो गया। और रिबेट मैक्सिमम कितनी मिल रही है, 60 ही मिल रही है। तो गवर्नमेंट ने पहले ही कैलकुलेट करके तुम्हें बताया हुआ है कि 12 लाख रुपए तक कमाओगे तो तुम्हें कोई भी टैक्स नहीं देना, नील टैक्स, नील नील नील। तभी तो कह रहे हैं, इतनी अफवाहें फैल रही है कि 12 लाख रुपए तक कमाओ कोई भी टैक्स नहीं देना। अरे इसलिए नहीं देना भाई, रिबेट दे रहे हैं, दैट्स इट। रिबेट इन द सेंस अंडर सेक्शन 87A के तहत। क्लियर है, समझ में आया? ओके जी, ओके, रिबेट का भी कॉन्सेप्ट हो गया अब आपका फिनिश। एज पर देयर इज अ, अरे क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड बच्चे, I think something is wrong, just a wait. ओके, रिबेट के अंदर क्या मैंने बताया आपको, टैक्स रिबेट क्या है, रिडक्शन फ्रॉम द योर टैक्स टोटल टैक्स लायबिलिटी नॉट फ्रॉम योर इनकम। आपको इनकम में से माइनस नहीं करके दे रहे। मैंने आपको क्या बताया, कहां से माइनस होगी कि आप टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद आपको रिबेट मिलेगी 87A की। ठीक है, समझ में आया? कहते बिल्कुल। अगर आपकी इनकम विद इन अ प्रिस्क्राइब लिमिट तक है, मैंने क्या लिमिट बताई, अगर आपकी ओल्ड रिजिम है तो आपकी क्या है, 5 लाख रुपए और 12,000 तक मैक्सिमम मिलेगी। अगर आपकी न्यू रिजिम है तो वहां पर 25,000 रुपए मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। अच्छा, ओल्ड रिजिम के हिसाब से भी क्या बताया, एक रेजिडेंट इंडियन होना, इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए, टोटल इनकम अप टू देयर इज 5 लाख रुपीज होनी चाहिए और 100% टैक्स की लायबिलिटी माफ हो जाएगी, 12,500 तक का आपका रिबेट मिलेगी, विच एवर इज लोअर, मींस की मैक्सिमम ये और जो आपकी लोअर जितनी भी अमाउंट है। एग्जांपल आप इसको खुद रीड कर लेना। न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से अगर बारे में बात की जाए, जो आपका असेसमेंट ईयर 25-26 है, अब जो है अभी जो चला हुआ है, एंड BAC के हिसाब से 7 लाख रुपए तक की इनकम हो सकती है, 25,000 रुपए तक आपको क्या मिल सकता है, रिबेट मिल सकती है। आप क्या होने चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। ओके, अगर मैं नए के बारे में बात की जा रही वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि आप इसको वैसे इंक्लूड कर सकते हैं। अप टू देयर इज 12 लाख, तो यहाँ पर आपको 60,000 की क्या मिलेगी, रिबेट मिल जाएगी। मार्जिनल रिलीफ का भी केस आपको यहाँ पर
दिया हुआ है। गॉट इट? समझ में आया? ओके जी। उसके बाद आपको बारे में बात करेंगे। हाँ जी, सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज क्या होता है? सिंपल भाषा में करते हैं कि हाँ जी, सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज का मतलब होता है बच्चे कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। मीन्स कि जो लोग बहुत ज्यादा अमीर है ना, बहुत ज्यादा अमीर से अमीर आदमी, मीन्स कि बहुत एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, उन लोगों को ऊपर सरकार ने कहा है कि आप इतना कमा रहे हैं तो आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा और हमें क्या करने वाले हैं? डोनेट करने वाले। मीन्स कि ये जो टैक्स सरचार्ज है ना, ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स ऑन टैक्स। अब जैसे कि हमने कहा हमारी 60,000 रुपये टैक्स बना है फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर ही मान लीजिए ये करेंगे यहाँ 10% और दो, मीन्स की 6,000 रुपये और दो, टोटल आपको 66,000 रुपये देने पड़ेंगे। कहते ओके, तभी तो आपने देखा है कि रिबेट के बाद सरचार्ज ऐड हो रहा है। जो भी आपको यहाँ छूट मिल जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका जो भी यहाँ पे टैक्स अमाउंट बचेगा ना यहाँ पे, उसके ऊपर ये रेट अप्लाई हो जाएगी। अब वो रेट कौन सी है? वो रेट अब आपको समझनी है। अगर आपकी इनकम क्या है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है, ध्यान से सुनो, मीन्स की बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है बच्चे 50 लाख रुपए जनरल पर्सन के लिए। और जो 50 लाख से ज्यादा कमा रहा है मीन्स की बहुत ज्यादा अमीर आदमी है ना। 50 लाख से लेकर आपकी इनकम अगर 1 करोड़ रुपए तक है, तो आपको कहते हैं कि आपकी जो भी टैक्स बना है उसका 10% आपको देना पड़ेगा। यहाँ क्या देखनी है? आपकी इनकम देखनी है कि इनकम आपकी 50 लाख है या इससे ज्यादा है। अब 50 लाख है तो कोई दिक्कत नहीं, 50 लाख से एक्सीड कर जाती है, मान लीजिए यहाँ पे 51 लाख हो जाए या 50 लाख 1,000 रुपए हो जाए, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 10% आपको देना पड़ेगा। कहते ठीक है। अगर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए आप कमा रहे हैं, कहते ओके, जितना भी टैक्स आपने यहाँ पे बनता है, कह रहे 15% उस टैक्स का लगा दो। ठीक है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा कर रहे हो, 5 करोड़ रुपए तक कर रहे हो, दैट मीन्स जितना भी आपका टैक्स यहाँ पे बनता है उसका 25% लगा देना। मीन्स की टैक्स आपका जितना भी बन रहा है उसका 25% करना। कहते मैम ऐसे तो हम टैक्स ही देते रहेंगे, भाई आप कमा इतना ज्यादा रहे हैं तो सिंपल सी बात है टैक्स तो देंगे। कहते ठीक है, देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम 37,000। ठीक है, तो समझ में आया? अब यहाँ पे भी बच्चे ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के हिसाब से ठीक है। अब यहाँ पे ओल्ड रिजिम क्या कहती है, न्यू रिजिम क्या कहती है, अंडर सेक्शन 15 BAC। पहली बात आप ये बताओ, इनमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम थोड़ा सा नए फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कंफ्यूजन होगी, पर मैं इसकी रिवीजन क्लासेस भी लेकर आऊंगी, तो उसमें हम बिल्कुल फास्ट रिवीजन करेंगे कि हमने ये किया था, ये किया था, वो किया था, ये किया था, ये किया था। ठीक है, पहले चलो अब दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अभी भी 50 लाख के ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है 10%। 1 करोड़ से लेकर आपका कितना होने वाला है 15% तक होने वाला है, तो ये क्या होने वाला है आपको 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक कमाएंगे तो 15%, और 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक कमाएंगे तो आपको टैक्स, जो भी आपका टैक्स बनता है उसके ऊपर ये रेट लगानी है। मेन बात ये न्यू टैक्स रेजिम में क्यों लाई गई थी, क्योंकि भाई आपका टैक्स का रेट कम बन जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं मैक्सिमम आपका 25% तक है। ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ से अबोव जितनी भी है ना, उन सबके ऊपर 25% ही लगेगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ कुछ नहीं लेने वाला, मैं यहाँ कुछ नहीं अप्लाई करने वाला। समझ में आया? तो यहाँ पे सरचार्ज का मतलब ये आता है। देखो अब ठीक है, जैसे कि अगर मेरा इनकम टैक्स मेरा बना है 1 लाख रुपए और आप इस वाली कैटेगरी में लाई करते हैं, आप 51 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट ये कहेगी कि हाँ जी 1 लाख के ऊपर आप 10% और हमें टैक्स दो, जो कि बनता है 10,000 रुपये। तो अब आपका टोटल टैक्स हो गया 1,10,000। क्या मैम ये सबके लिए? नहीं बच्चे, सबके लिए नहीं है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए। ये किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। तो मैम जो फर्म है, BOP है, AOI है, कंपनी है, कॉर्पोरेट एसोसिएशन है, फर्म है, फॉरेन कंट्री की जो कंपनीज है, उनके ऊपर क्या अप्लाई होगा? उनके लिए बच्चे अलग रेट है। फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक है, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा याद करने वाली रेट्स आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर देखो फर्म है, कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, या फिर मैं कहूँगी गवर्नमेंट कंपनी है, ये सारी की सारी क्या करने वाली है, ये थोड़ा सा ज्यादा कमाएगी, है ना। अब इंडिविजुअल से तो ज्यादा कमाई रही है, तो इनको इनकी लिमिट थोड़ी और एक्सटेंड कर दी है। इनको बोला है कि अगर आप 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, कहां तक कह रहे हैं कि अगर आप कमा रहे हैं बच्चे कि आप 10 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं, तो ये कह रहे फर्म कह रहे तुम चाहे 10 करोड़ कमाओ,
चाहे 1 करोड़ कमाओ, 1 करोड़ से ज्यादा कमाओ या 10 करोड़ से ज्यादा कमाओ, तुम्हें तो सारा का सारा 12% ही देना पड़ेगा। मीन्स की जो टैक्स बना है उसके ऊपर सारे के ऊपर 12% देना पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी कमाओ। कहते अच्छा ना, हमारे लिए कोई छूट नहीं है। कहते नहीं, कोई भी छूट नहीं है। कंपनीज होगी या कॉर्पोरेट सोसाइटीज होगी, उनको बोला गया है कि हाँ चलो तुम्हें दे देते हैं 7% और एक ये 12%। अगर आपकी इनकम क्या है, टर्नओवर है, प्रॉफिट है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के बीच में है, तो 7% आपको देना है आपके टैक्स का। अगर आपके सरचार्ज, हमेशा टैक्स के ऊपर टैक्स ही लगेगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा आप कमा रहे हैं तो वहां पे 12% लगेगा। एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फॉरेन कंपनी के ऊपर इतना कम क्यों है भाई, 2 और 5%? क्योंकि आप ये देखेंगे कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे पास जो फॉरेन कंपनी है उनके ऊपर 35% लग रहा है। यहाँ पे कितना ज्यादा है, ये 25 था, ये 30 था, यहाँ पर भी 30 है, बाकियों में तो टोटली 30 है। पर फॉरेन कंपनी में 5% यहाँ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तुम्हें वहां पर एक्स्ट्रा दिया है तो तुम्हें सरचार्ज कम दे देंगे। हिसाब किताब बराबर ही है, कुछ ज्यादा मतलब इतना चेंज नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। कहते ठीक है। अच्छा, एक आता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आपने पढ़ा है, HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का मतलब होता है बच्चे कि आप सेस का मतलब पहले समझिए, सेस का मतलब समझिए कि आप जिसके लिए पैसा कलेक्ट करेंगे ना, जब भी लोगों से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके सामने लिखा हुआ है हेल्थ और एजुकेशन, मीन्स कि जिसके लिए आप पैसा कलेक्ट कर रहे हैं ना, आप उसी के लिए उसको क्या करने वाले, यूज करने वाले। एंड एडिशनल लीवाई, एक और आपके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है टैक्स का रेट, कि हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए, मीन्स कि लोगों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा के लिए सरकार आपसे चार्ज करती है, और ये सब पे अप्लाई होती है। आग बंद करके लगाना है। अगर आपको ये ना भी बोला जाए ना कि हाँ हेल्थ एजुकेशन सेस लगाना है या नहीं लगाना, आपको आग बंद करके लगाना है। पर सरचार्ज हो गया, रिबेट हो गया, मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें लिमिट देखनी पड़ रही थी। पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये कह रहे हैं कि सब पे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आग बंद करके सब पे लगाओ, चाहे आप सरचार्ज देते हो या नहीं देते हो, देयर इज नो मैटर, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबके ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये भी टर्म आ गई समझ में। ओके, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब आया समझ में, ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है। अच्छा मैम, आपने एक बात बताई थी, आप ये, अब मैं इसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट लगा देती हूँ। 88A 88B नजर नहीं आ रहा? ओके, इसके ऊपर और समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सुनो, जब भी हम अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं या इनकम को कैलकुलेट करते हैं ना, तो जैसे मैंने कहा कि मेरी इनकम, फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है 50 लाख है, ठीक है, और 50 लाख के ऊपर मेरी इनकम, टोटल इनकम 50 लाख नहीं, चलो 50 लाख, सॉरी 50, छोटी छोटी सी ले लेते जो समझने में आसानी हो, 50,09,882 है, ठीक है, ये ऐसे नंबर में है। ये कह रहे हैं कि आप ऐसे नंबर में टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सी बात है, टैक्स लायबिलिटी भी नंबर में आएगी। तो आप इसको क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो। किस में करना है मैम, 10 के अंदर राउंड ऑफ करना है, 10 के नियरेस्ट। अब इसको उठाना है, इसके 10 के नियरेस्ट ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, 15,09,880 रुपये हो जाएगा। ये मेरी टोटल इनकम हो गई। इसको राउंड ऑफ करने का सेक्शन 288A है, 288 है। अब पहले टोटल इनकम आती है, बाद में हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर इनकेस टैक्स भी हमारा इस तरह मान लीजिए ये टैक्स आ जाए 882, तो कह रहे हैं इसको भी राउंड ऑफ करो भाई, इसको भी 10 से राउंड ऑफ करो, तो ये भी आ जाएगा 509,880, तो ये आ जाए 88B में आ जाएगा। तो याद करने का तरीका क्या होगा, सेक्शन अंडर सेक्शन 288A इनकम पहले कैलकुलेट करते हैं, बाद में टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और सेक्शन इसका A इसका B, ठीक है। आई थिंक सारा चैप्टर हो गया है। एक भी मैं आपको पूरा रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया है, अगर फिर भी कुछ रहता है फिर हम कर लेते हैं उसको। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया क्या होता है, हमने फीचर्स पढ़ी है टैक्स की क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ी, बहुत डिटेल में डिस्कस किया क्योंकि आप सभी का बेस है ना, ये सभी चैप्टर, ये सभी जो सीरीज है। चलो, सब हमने टैक्स देखा, कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, डिग्रेसिव टैक्स होता है, इनके बीच में डिफरेंस एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। इनकम टैक्स क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या है, इनकम क्या होती है, असेसमेंट ईयर क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एसएससी क्या होता है, पर्सन क्या होता है, एग्जामिशन लिमिट हमने डिस्कस करी, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के हिसाब से हमने स्लैब रेट भी देखा, हमने 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 रिबेट भी देखी, हमने सरचार्ज भी देखा, ये सारी चीजें हमने हो गई है। अच्छा, एग्जाम्पशंस टू देयर इज अ जनरल रूल की अगर बारे में बात करें, ये भी हमने कर लिया। इनकम टैक्स का जो ये कॉन्सेप्ट है ये भी हमने कर लिया, 288A 288B, ठीक है।
फिर भी बच्चे अगर फिर भी कहीं पर भी आपको डाउट है, कहीं पर भी आपको डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है और मैं उसको कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी अक्टूबर तक या फिर नवंबर के 14 या 15 तारीख तक आपके एग्जाम होने से पहले मैं आपको पूरा सिलेबस करवा दूंगी, ये एक श्योरिटी है, ठीक है। और जो चैप्टर होंगे ना डिटेल में होंगे, सीरीज में होंगे, कोई ऐसे ये नहीं है कि आगे पीछे आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी, ठीक है। और किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप DU से, CU से, PU से, KU के से, CRSU से, ठीक है, या फिर IGU से, ठीक है, इग्नू यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, ये सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। रेजिडेंशियल स्टेटस करेंगे, देन उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम का करेंगे, मैंने आपको बताया था किस सीरीज में करने वाले हैं चैप्टर। फिर सैलरी हेड होगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड होगा, एग्जामिशन वाला चैप्टर भी होगा, PGBP का भी होगा, ये सारे चैप्टर होंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर फिर आपको कोई सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए है। और नोट्स लेने हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपसे एक लिटिल अमाउंट चार्ज करेंगे नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। सो उनको आप पे ऑफ कर लेना। चलो तो